चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे टेस्ट सीरीज का फोर्थ पेपर, भारत का भूगोल। अगर मेंस के पेपर में हम लोग बात करें तो ये हमारे पेपर 5 का सेकंड पार्ट होता है, इंडियन ज्योग्राफी। हमारे टेस्ट सीरीज में ये चौथे दिन का आपका पेपर था और इसमें जो है भारत का भूगोल जो है 50 मार्क्स का जो पेपर होता है। आप देखेंगे 2 मार्क्स के हमारे पास में जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, बहुत एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। हमारे टेस्ट सीरीज में ये चीज आप देखेंगे कि लगातार जो है आपको सारे के सारे आंसर की जो है आपको वीडियो में भी समझाया जाता है। कुछ जो आपको पीडीएफ शेयर किया गया है उसमें से भी अपने आंसर शीट आप कंपेयर कीजिए। कहीं पर अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप उसको पूछिए कि कैसे आपका नंबर और इम्प्रूव हो सकता है, कहाँ पर नंबर काटे गए हैं, क्यों काटे गए हैं, बिल्कुल ही आप डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि और आप अपने आंसर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता था। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखा गया है कि मोस्टली जो है आप लोग को 1 नंबर और 1.5 नंबर मिला है अधिकांश लोगों को, तो लगभग वैसे ही मार्क्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे 2 में 2 लाने की। कौन से ऐसे शब्द हैं जो वहां पर होने चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय जलवायु प्रणाली में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब भारतीय जलवायु में ये आप देखेंगे कि पिछले साल मतलब इसी साल ही हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर टिप्पणी कीजिए। 10 मार्क्स में क्वेश्चन था वो, और उसी में से एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय जलवायु में जेट स्ट्रीम की भूमिका, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 2 मार्क्स में इसको आपको बताना है। अब जेट स्ट्रीम में आपको पता है भारतीय जलवायु में 2 जो है ये प्रभावी कारक होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जो हम लोग मेंशन कर सकते हैं, एक तो है हमारे पास में कि सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे जेट स्ट्रीम का एक हिस्सा हम लोग देखते हैं पूर्वा जेट स्ट्रीम, और जो पूर्वा जेट स्ट्रीम है वास्तविक जेट स्ट्रीम ना हो करके हम जानते हैं कि आभासी जेट स्ट्रीम, ये क्या करता है भाई, मानसून लाने में सहायक होता है। पहला एक बात हम लोग बता देंगे, मानसून के आगमन में सहायक, मानसून आगमन में सहायक, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप जब ये जलवायु वाला पार्ट पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बात कर रहा हूँ जब तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है और ऊपरी क्षेत्र उसका ठंडा होता है, किस प्रकार से वो जो है हिंद महासागर को प्रेशराइज करता है कि हाँ अब जो है मानसून भारत की तरफ भेजने का समय आ चुका है। तो बिल्कुल इसको आप एक बार रिवाइज करके देखेंगे, आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि पूर्वा जेट स्ट्रीम मदद करता है मानसून के आगमन में। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारा पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम वही जो हमारा भूमध्य सागर के आसपास जो तैयार होता है और फिर काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, इन सबको पार करते हुए भारत पहुंचता है। वास्तव में वो कभी भारत नहीं आता है, वो हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित वो हो रहा है। यहाँ अगर हम लोग देखें अर्थ सरफेस से तो 9 से 10 किलोमीटर ऊपर में। आपको जो यहाँ पर चीज बताना है, जो समझना है कि शीत ऋतु में ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, इसी के प्रभाव के कारण यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की घटना, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का बनना यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वेस्टर्ली डिस्टरबेंस बिल्कुल यहाँ पर आप बताएंगे, और ये वेस्टर्ली डिस्टरबेंस क्या है भाई, कारक बनता है शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा के लिए। स्पेशली मैं यहाँ पर बता दूं, उत्तर भारत में वर्षा के लिए जो है शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा के लिए ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है भाई, जिम्मेदार है। और ये पश्चिमी विक्षोभ बनता किसके कारण है, तो सभी कारकों में से एक जो है हमारे पास ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण बनता है। तो अगर हमें पूछा गया 2 नंबर में कि जेट स्ट्रीम की, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए, तो हम बता सकते हैं कि एक तो मानसून के आने में सहायक है। दूसरी बात स्पष्ट रूप से वहां पर दिखनी चाहिए क्या कि भाई ये जो है हमारे पास में पश्चिमी विक्षोभ के बनने में और उसके बाद में शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। यदि ये 2 बिंदु आप लोगों ने बताए हैं तो डेफिनेटली आपको जो है आपके प्रेजेंटेशन के आधार पर जो है नंबर यहाँ पर अच्छे जो है 1 नंबर, 1.5 नंबर, या अच्छा प्रेजेंटेशन है 2 नंबर आपको दिया गया है। पहली बात। दूसरा, अगर हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर हम जाते हैं तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये भी, झूम कृषि क्या है। बहुत ही चर्चा में रहने वाला विषय है ये, अधिकांश लोगों ने इसका आंसर किया है। झूम कृषि एक स्थानीय प्रकार की कृषि है जो कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में हमको देखने मिलता है। पूर्वोत्तर भारत के अलावा मतलब हमारे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लेकिन उसके अलावा जहां पर भी जनजातीय संस्कृति है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश कुछ क्षेत्रों में, ऐसे जनजातीय संस्कृति वाले क्षेत्रों में जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं
वहां पर हमें झूम खेती देखने को मिलती है। क्या है ये झूम खेती? तो झूम खेती के अंतर्गत ये एक प्रकार का क्या है, स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि मतलब कि यहाँ पर वनों की कटाई करके उसको जो है आग लगा करके वहां पर पूरा साफ सफाई करके कृषि की जाती है। कुछ समय बाद में जब भूमि अनुर्वर हो जाती है तो क्षेत्र जो है बदल दिया जाता है, नए जगह में जाकर के फिर से जो है ये क्या है भाई, कटाई करके वहां पर आग लगा करके उसे सफाई करके फिर से कृषि की जाती है। अब जिस समय जनसंख्या कम थी, हम मनुष्य जाति जो है नया नया कृषि करना सीखे हैं, जनसंख्या कम है, भूमि पर्याप्त मात्रा में है, वन पर्याप्त मात्रा में है, तब ये कृषि जो है अनुकूल थी। लेकिन आज के स्थिति में अब जंगल की कमी हो चुकी है, आज की स्थिति में हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में ये झूम कृषि करना ये जो है उचित नहीं है, इसलिए अब इसको जो है कानूनी रूप से रोका भी जा रहा है कि झूम कृषि ना हो। लेकिन हमें पूछा गया है कि झूम कृषि क्या है और यह कहाँ प्रचलित है, तो हम बताएंगे झूम कृषि स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत यहाँ पर वनों की कटाई करके हम लोग इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न पैटर्न हम कहते हैं, वनों कटाई करके आग लगा करके जंगल सफाई करके फिर कृषि की जाती है। कहाँ प्रचलित है तो हम बताएंगे मुख्यतः यह जनजातीय संस्कृति की बहुलता जहाँ है वहां पर प्रचलित है। पूरे भारत भर में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो है ज्यादा देखने को मिलता है, हमारे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि के क्षेत्र में। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये देखने को कहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट हम लोग बताएंगे कि क्या है और कहाँ प्रचलित है, तो हमें आराम से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं भारत में ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। भारत में ज्वालामुखी, आप देखिए आपके पूरे पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर आपको पूरा पेज भर करके जो है अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे झूम खेती वाली बात आई, जैसे हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वाली बात आई, तो वहां पर आप स्पेस नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। आप झूम खेती से क्या समझते हैं वो पूरी बात बताएं, कहां कहां प्रचलित है पूरी बात बताएंगे। लेकिन जैसे ही इस प्रकार का प्रश्न आया कि भारत में ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं, अब यहां पर ऐसे प्रश्नों में आप पेज भरने की मत सोचिएगा, क्योंकि यहां पर जो आप समय बचाओगे वो आपको कहीं ना कहीं जो है अगले कुछ प्रश्नों में काम आने वाले हैं, आपके 10 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। अब देखो, मुख्य रूप से अगर भारत में ज्वालामुखी की बात करें तो हम दो क्षेत्र देखते हैं। एक तो हम देखते हैं एक्टिव वोल्केनो, हमारा सक्रिय ज्वालामुखी हमको देखने को मिलता है। कहां हम लोग देखते हैं भाई सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी हमको देखने को मिला है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। हम देखते हैं कहां पर भाई, बैरन द्वीप। एक आप नाम लिख देंगे यहां पर बैरन द्वीप का, अंडमान निकोबार, बिल्कुल यहाँ पर ब्रैकेट में पूरा लिखेंगे आप लोग, मैं शॉर्ट में ऐसा लिख दे रहा हूँ अंडमान निकोबार। और दूसरा हम बताएंगे हमारा एक डोरमेंट वोल्केनो, कहना चाहिए सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी हम लोग बता सकते हैं ये आ जाएगा हमारे नारकोंडम में। कहाँ की बात बताएंगे हम, नारकोंडम में। ये आ गया हमारा नारकोंडम। ये लो भाई नारकोंडम कहा, तो ये भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो बिल्कुल ये दो पॉइंट जो है हाईलाइट होने चाहिए, जो अभी बोर्ड में आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये हाईलाइट होना चाहिए, आपको पूरे अंक मिलेंगे। आप बिल्कुल बता सकते हैं कि भारत में ज्वालामुखी, अभी जो ज्वालामुखी किसी टाइम पर हम जानते हैं कि वो क्रिटेशियस शक से लेकर के इयोसिन के बीच में जो है इंदौर के आसपास ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, वो सब तो पुरानी बात है ना, वो हिमालय बनने की पहले बात है। अभी अगर देखा जाए कि ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताओगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी ज्वालामुखी मौजूद है, और उसमें भी आप बताओगे कि सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो आपको देखने मिलेगा बैरन द्वीप में, और डोरमेंट वोल्केनो आपको सुषुप्त ज्वालामुखी आपको देखने मिलेगा कहां पर, नारकोंडम में देखने मिलेगा। और बहुत अच्छा हो जाएगा यदि आपको लगता है आपके पास समय है, सब पर्याप्त है, तो आप यहां पर अंडमान, ये इंडिया बना करके किनारे में अंडमान निकोबार दिखा करके इन दोनों द्वीपों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है दो नाम से ही आपको यहाँ पर 2 अंक मिलने वाले हैं। यदि ये दोनों नाम आपको याद है तो 2 अंक आपके हुए। ठीक है, देखिएगा इसको, अगर हम लोग इन प्रश्नों को अगर देखें तो किस तरीके से ये पीडीएफ आप लोग को शेयर भी किया गया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। यदि आपके पास नहीं है तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम में भी अवेलेबल है वैसे ये, तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहां से ये पीडीएफ वगैरह बिल्कुल जो है प्राप्त कर लीजिए। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की भूमिका में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में प्रवेश कराने में सहायक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं शीत ऋतु में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में
वर्षा होती है। ये 2 पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। वैसे ही हम लोग देखते हैं झूम कृषि क्या है, तो झूम कृषि में पारंपरिक कृषि प्रणाली जिसमें वृक्ष और वनस्पति को क्या किया जाता है भाई, काट कर जलाया जाता है और उसके बाद भूमि साफ करके वहां पर फसल उगाई जाती है। इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। कहां पर होता है, तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में ज्यादा करके होता है। कुछ मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानांतरित कृषि देखे जाते हैं। तीसरा प्रश्न था हमारा, भारत में ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 हाईलाइट होनी चाहिए बातें। सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप और सुषुप्त ज्वालामुखी जो है हमारे नारकोंडम में। यदि आप इस तरीके से बना देते हैं मैप में तो और बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग देखें तो ब्लैक कॉटन सॉइल की विशेषता पूछा गया। क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल की विशेषताएं क्या है। अब काली मिट्टी के बारे में आप जानते हैं, ये मृदा को लेकर के 1-2 प्रश्न ऐसे आते रहते हैं, खास करके काली मिट्टी को जो है ज्यादा पूछा जाता है। पूछा गया है कि विशेषता क्या है। अब काली मिट्टी की विशेषता क्या क्या है, तो सबसे पहली बात आपको याद आना चाहिए कि इसको स्वतः जुताई की मृदा कहा जाता है। क्यों बोलते हैं इसको सेल्फ कल्टिवेटेड सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता ज्यादा है। देखो एक एक करके सारे विशेषताएं हम लोग यहां से खींच के निकाल लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जल धारण क्षमता ज्यादा होने के कारण ये जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करके ज्यादा रखता है और जैसी ही ग्रीष्म ऋतु आती है या अगर वर्षा नहीं हो रही है, धूप तेज पड़ रहा है, तो मिट्टी में आ जाती दरारें, क्योंकि ये पानी सोखता रखा हुआ है। फिर पानी वाष्पीकृत हो गया तो दरार पड़ने लग जाएंगी। अब दरार पड़ने के कारण हवा का आना जाना इसमें हो रहा है बढ़िया। साथ ही साथ में क्या हो रहा है भाई कि जब दलदल बन जाता है, जब पानी ज्यादा होती है तब चिपचिपी सी हो जाती है। तो चिपचिपी मिट्टी होने के कारण, डली युक्त मिट्टी होने के कारण और दरार पड़ने के कारण ये स्वतः ही हवा और पानी को आपस में मिक्स कर लेता है। भाई आखिर जुताई की प्रक्रिया में हम करते क्या है, कल्टीवेशन प्रोसेस क्या है, तो हम मिट्टी के खनिज, मिट्टी में मौजूद पानी, मिट्टी में मौजूद हवा और ये जो जितने भी हमारे ह्यूमस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं भाई, पलटने की कोशिश करते हैं, उन्हीं में उनको फेरते हैं। तो ये काली मिट्टी खुद ही कर ले रही, इसलिए इसको कहते हैं क्या, स्वतः जुताई की मिट्टी। तो एक बात तो ये हम लोग बताएंगे। दूसरी बात हम बताएंगे कि इसमें जो है क्या है भाई, आयरन का, पोटास का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, इनकी क्या होती है भाई, अधिकता होती है और इस वजह से हमारे कई सारे यहाँ पर फसल पाए जाते हैं। कौन कौन से फसल इसमें उत्पादित किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो है होती कपास। कपास ज्यादा होने के कारण इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो कपास पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर हो रही है। दूसरा सोयाबीन हो रहा है, गन्ना हो रही है। आप छत्तीसगढ़ में हमारे कवर्धा क्षेत्र में देख सकते हो, काली मिट्टी का जो है हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में इसकी अधिकता है, वहां पर भी गन्ना पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, तो ये सारा जो है, अगर आप गन्ना के टॉप प्रोडक्शन स्टेट को देखोगे तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का भी कारण, आप अच्छे से अगर भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ते हो तो वहां एक शब्द पढ़ते हो आप, तराई। तराई प्रदेश को सुखा सुखा करके जो है अभी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती की जा रही है, तो वो टॉप पर है। खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है। अगर काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में ज्यादा और वहां पर्याप्त मात्रा में गन्ने की खेती हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा मैदान नहीं है ना, तो उत्तर प्रदेश टॉप पर आ जाता है। कंफ्यूज नहीं होना इस बात को लेकर के कि महाराष्ट्र में गन्ने की खेती ज्यादा है या उत्तर प्रदेश में। अगर प्रोडक्शन के हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी पर्याप्त मात्रा में गन्ने की कृषि हो रही है। तो गन्ना हो गया, कपास हो गया, हमारे सोयाबीन है, चना है और कई प्रकार की सब्जी इत्यादि जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होती है। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो है बेसाल्ट लावा चट्टानों से टूट करके बनी है, इसलिए इसको लावा मृदा भी कहा जाता है। तो इन सब बातों को जो मैंने अभी कहानी के तौर पर आपको बता दिया, इनको पॉइंट वाइज लिखना बहुत जरूरी है। जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं या इससे पूर्व के भी प्रश्नों में मैंने आपको पॉइंट बनाना बताया। अब देखो बहुत बड़ी ये जो है चर्चा का विषय है, जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे पॉइंट बना करके आप लोग लिखते हैं, अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा आप अपने नोट्स भी केवल इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं या छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या, दो ही चीज होना चाहिए आपके नोट्स में, एक मैप और दूसरे कुछ पॉइंट्स। मेन एग्जाम में भी आपको जो है पॉइंट वाइज ही चीजों को लिखनी है, चेक करने वाले की सहूलियत के हिसाब से आपको लिखना है। आप पूरा पेज भर करके यहाँ चालू करेंगे, यहाँ से आप एक्स नामक थ्योरी जो भी आपने लिखना चालू किया और भर भर करके अगर आप यहाँ से ले करके पूरा लिख करके जो है छाप करके चले आए यहाँ तक, तो चेक करने वाले वहां से पॉइंट हाईलाइट नहीं करे, आपको उन्हें दिखाना है,
उनको बताना है कि हाँ आप कुछ अच्छे शब्दावली का प्रयोग किए हैं, ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी आपने यूज किया हुआ है, और वो सारे शब्द जो वो देखना चाहते हैं उनको आपको अंडरलाइन भी करना होगा। कैसे, यहाँ पर चलिए एक बार हम लोग बिल्कुल इस आंसर को एक बार रीड कर लेते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल की विशेषताएं क्या है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल की विशेषता, देखो अब ये एक तरीका रहा कि हम लोग इस तरीके का कुछ क्रिएटिविटी कर लेते हैं। यदि आप साधारण तरीके से भी लिखेंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल की विशेषताएं निम्नलिखित है और उसके बाद फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 कर भी देंगे तो भी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। खैर, अगर हम लोग इस तरीके का बना लिए और यहाँ पर एरो डाल के पहला पॉइंट हमने लिख दिया, उच्च जल धारण क्षमता होने के कारण स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। फिर ये बेसाल्ट लावा चट्टानों के अपक्षय से बना है, इसलिए इसका रंग क्या होता है भाई, काला होता है, इसको लावा मृदा भी कहा जाता है। लोहा, चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कैल्शियम की अधिकता होती है। संरचना जो है चिका में डली युक्त है, कभी कभी ये भंगुर भी होते हैं। और अंत में हमने लिख दिया 5वां पॉइंट बना करके कि इसमें कपास, सोयाबीन, गन्ना, मोटे अनाज का अधिक उत्पादन होता है। अब देखो, ऐसा लिखने का फायदा ये हुआ कि हम लोग 5 विशेषता बता दिए। यदि आप पहला लाइन को पूरा कवर कर लेते कि निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो आपको यहाँ पर 4 बिंदु बनाते बनता। खैर, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, 2 अंक का प्रश्न है, 4 बिंदु आपने बनाया है, पर्याप्त नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर स्वतः जुताई वाली मृदा, लावा चट्टान, रंग काला, लोहा, चूना, पोटास इत्यादि, चिका में डली युक्त, यहाँ पर कपास, सोयाबीन, गन्ना, ये सब अंडरलाइन किया गया है। चेक करने वाले को ये चीजें जो है जल्दी से हाईलाइट होकर के दिखेंगी और यही से ही उसका नंबर बनेगा कि हाँ भाई, काली मिट्टी के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। तो अब इसमें जो है जो भी चेक करने वाले को समझ में आ रहा है 1.5 या 2 मार्क्स जैसा भी उनको ठीक लग रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बात। तो इसी बात को हमको समझना है, हमें भर भर के थ्योरी नहीं लिखना है। इस बार के कॉपी में ये चीज देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भयंकर थ्योरी लिख दिए। भयंकर थ्योरी, उसका नतीजा ये निकला कि मार्क्स उनके कम दिखाई दे रहे हैं। तो पॉइंट बनाना सीखना है हमको, ये इंपॉर्टेंट बात। अगले प्रश्न पर आते हैं, हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति, आप सब देखो, सीधे सीधे मुद्दे पे आना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने हरित क्रांति के बारे में स्टार्ट किया कि भाई हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, भारत में उसको लाने वाले MS स्वामीनाथन जी हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको जानकारी है, होनी भी चाहिए, गुड। लेकिन क्या क्वेश्चन यहाँ पर वो पूछ रहा है? दूसरी बात, क्या ये क्वेश्चन 10 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन है जो हम वो सब चीजें बताते रहे? मुद्दा यह है कि यहां पर बोला गया है हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जी ने जो किया बहुत अच्छी बात है, फिर MS स्वामीनाथन जी जो है लेकर के चले आए हैं, ठीक। क्या प्रभाव पड़ा की बात करेंगे तो हम यहाँ पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बताएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 प्रकार की गलतियां हुई हैं यहाँ पर। एक तो बहुत ज्यादा स्पेस जो है इंट्रोडक्शन में कुछ स्टूडेंट ने ले लिया, उसके बाद प्रभाव के नाम पर कृषि अच्छी होने लगी, हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीरियल्स यूज करने लग गए वगैरह वगैरह, उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग, ऐसा सब कुछ लिख करके सम अप कर दिया कुछ लोगों ने आंसर। एक दूसरी बात, प्रभाव बोला है यहाँ पर सकारात्मक या नकारात्मक केवल तो नहीं बोला है। कुछ स्टूडेंट ने पूरा यहां से जो है पॉइंट जो है 4-5 पॉइंट बढ़िया सकारात्मक प्रभाव ही लिख दिए हैं। समझिएगा, जब भी अगर प्रभाव की बात की जाए तो भाई इसके सकारात्मक प्रभाव और इसके नकारात्मक प्रभाव दोनों ही बातों को लिखना बहुत जरूरी है। तो यदि आप केवल सकारात्मक प्रभाव लिखे हैं तो यहां पर आपको 0.5 या 1 मार्क्स दिए गए हैं। यदि आपने बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा समय और स्थान जो है डिटेल हरित क्रांति क्या है इसको बताने में लिया है, तब भी आपके अंक जो है अभी फिलहाल काटे गए हैं। तो इस बात को हमको सीखना है। जैसे बोला गया भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, अब 2 तरीका है, समझिएगा। या तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम यहाँ पर हेडिंग डाल दें सकारात्मक प्रभाव और 4 सकारात्मक प्रभाव बता दें, नकारात्मक प्रभाव 4 नकारात्मक प्रभाव बता दें, बहुत बढ़िया आंसर। दूसरा, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया भी है जो मैं भी बता रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया उनको सिखाने के लिए मैं बता रहा था कि ऐसी गलती नहीं करना है। बाकी अधिकांश स्टूडेंट ने बनाया है ऐसा कि एक तरफ सकारात्मक एक तरफ नकारात्मक प्रभाव। दूसरी बात, ये भी किया जा सकता है कि आप 1, 2 और 3 लाइन में आप सकारात्मक प्रभाव एक्सप्लेन कर दीजिए, 2 लाइन में आप नकारात्मक प्रभाव एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसा भी किया जा सकता है। आप सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव बताएंगे तो क्या क्या वो बिंदु है जो बता सकते हैं। तो हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो भाई हम लोग उन्नत किस्मों के बीज का प्रयोग करने लगे। हमारा जो हम आयात कर रहे थे खाद्यान्न वो जो है अब कम
किया हमने, बल्कि हम निर्यात की ओर आगे बढ़े। हम खाद्य सुरक्षा हमारी जो है वो सुदृढ़ हुई, आत्मनिर्भर बनना चालू हुए थे हरित क्रांतिकारी। इससे पहले स्थिति ऐसी थी कि हम जो है खाद्यान्न फसल भी हमको आयात करना पड़ रहा था। देश की प्रगति कैसे होती? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आयात में कमी हुई, हम जो है खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए। ये एक प्रभाव पड़ रहा है हमारा, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर जो है देखने को मिला। हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि भारत में जो है तकनीक का प्रयोग जो है यहाँ से चालू हुआ, सिंचाई व्यवस्था यहाँ पर बढ़िया हुई, और अच्छे जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव तो अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि में गेहूं पर प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ था। किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ था? गेहूं पर। तो इन बातों को हम लोग जो है हाईलाइट करेंगे हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के तौर पर। एकदम ठीक है। तो सकारात्मक प्रभाव में ये सारे बिंदु लिख देंगे हम लोग। आयात में कमी हुई है ना, कृषक जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त होते चले गए, ठीक है। हमारे पास में जो है उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग है ना, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाएं बढ़ी, और ये सारी चीजें होने के कारण से हम लोग अब कृषि आधारित उद्योगों को भी जो है आगे बढ़ा पाए। ये सब जो है क्या है इसका सकारात्मक प्रभाव। दूसरा नकारात्मक प्रभाव हम देखेंगे, तो नकारात्मक प्रभाव में क्या क्या बता सकते हैं? तो हम बताएंगे भाई कि जो कृषक वर्ग है उसमें जो है एक बहुत बड़ा गैप आया। अमीर किसान और अमीर होते चले गए और गरीब किसान जो है वो और ज्यादा गरीब होते चले गए। अच्छे किस्म की बीज का प्रयोग और तकनीक का प्रयोग के चक्कर में बहुत सारे ऐसे भी कृषक थे जो ऋण में जो है वो फंसते चले गए। कई प्रकार के जो है ब्याज में ही जो है वो फंसते चले गए थे। बाद में सरकार ने उसके लिए और भी प्रबंध किए, लेकिन आरंभ में जो है ये जो है गैप जो है वो ज्यादा हुआ। पहली बात। दूसरी बात हम लोग देखते हैं रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, उसके कारण जो है मृदा प्रदूषण बढ़ा, ठीक है। तकनीक का प्रयोग हम लोग किए तो वायु प्रदूषण इत्यादि बढ़ा। तो प्रदूषण पर्यावरणीय जो है हमको क्या है नुकसान हमको देखने को मिला, ठीक है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि मृदा में भी जो है प्रदूषण हमको देखने को मिला। किसानों के आय में भी जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है भाई बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिला। फिर हम देखते हैं कि सभी फसलों में जो है इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला था। आरंभ में हम देखते हैं पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में विशेष रूप से हम लोग देखते हैं क्या गेहूं के फसल के लिए ही जो है केवल इसका जो है सकारात्मक प्रभाव देखने मिला था। तो ये सब जो है हम लोग यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव में भी लिख सकते हैं। अब इन बातों को समअप करके आप अपने हिसाब से पॉइंट वाइज जो है बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें भी जितने लोग भी थ्योरी में लिखने की कोशिश किए हैं, थ्योरी ना लिख करके इस प्रकार से पॉइंट आप बना लेंगे। फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है, नई कृषि तकनीक का प्रयोग हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, या नकारात्मक प्रभाव में क्षेत्रीय असमानता जो है देखने को मिली, रासायनिक जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग के कारण प्रदूषण जो है क्या है वो बढ़ा। ये सारे पॉइंट आप जो है बताएंगे। या तो केवल और केवल पॉइंट बता दें तो भी ठीक है, यदि आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अगला है भारत में अर्बन फॉरेस्टिंग की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है। अब ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अर्बन फॉरेस्टिंग सुन करके ही आप समझ सकते हो कि भाई अधिकांश जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उन सभी का समाधान हम लोग क्या जानते हैं, हम लिखते हैं क्या, कोई भी समस्या आपको पूछा जाए आप लिखते हो वृक्षारोपण। और उसी चीज को तो क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है कि भाई हम लोग शहरी जो अगर हम लोग शहरी वृक्षारोपण करते हैं है ना, वनीकरण करते हैं, तो इसका आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है प्रदूषण रोकने के लिए। देखो ध्वनि प्रदूषण है या मृदा प्रदूषण है या हमारा वायु प्रदूषण है, इन सब का उपचार क्या है हमारा वनीकरण। क्या है भाई उपचार हमारा वनीकरण। तो अर्बन फॉरेस्टिंग इसलिए बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं अगर आप ISFR रिपोर्ट का उसके हवाले से भी आप चर्चा कर सकते हो कि हमारा जो कार्बन स्टॉक है, हम कार्बन स्टॉक में ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन वो केवल और केवल कहाँ देखने को मिल रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में। हमारे शहरों में जो है कार्बन स्टॉक बहुत कम होता जा रहा है। भारत में अगर हम देखें तो
हम लगातार ISFR रिपोर्ट 2019 की तुलना में 21 में, 21 की तुलना में 23 में हम देखते हैं कि वृक्षारोपण और वन जो है, वन आवरण दोनों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। लेकिन ये वृद्धि कहाँ पर हो रही है? ये वृद्धि अभी भी हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, मैदानी क्षेत्रों में कम। तो शहरों में जो है वनीकरण की आवश्यकता तो है, प्रदूषण से बचने के लिए। ये सारी चीजें जो पॉइंट्स हैं उनको आप जो है बिल्कुल हाईलाइट करके बता सकते हो। आइए एक बार रीड करके देखते हैं क्या क्या के लिए। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए। एक और पॉइंट इसी में ऐड कर दिया गया है, आप अलग से भी लिख सकते हो, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। ठीक बात है। शहरी ताप वृद्धि, ताप द्वीप प्रभाव को कम करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। अभी टेम्परेचर जितना राइज हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। बाकी बड़े बड़े शहरों के साथ साथ हम जैसे रायपुर, बिलासपुर जैसे शहरों में भी आप महसूस कर सकते हो कि पहले की तुलना में अभी तापमान थोड़ी ज्यादा ही बढ़ जाती है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए और नागरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही बात है। जलवायु परिवर्तन, तापमान नियंत्रण, वर्षा पैटर्न संतुलन में सहायक है क्या? हमारा वनीकरण। हरित आवरण में गिरावट को संतुलित कर रहे हैं, तो यही मैं बता रहा था आपको। ISFR रिपोर्ट से भी आप इसको कनेक्ट करके बता सकते हो कि शहरों में जो है क्या हो रहा है भाई, वृक्षों की संख्या या कहना चाहिए वनीकरण जो है कम होते जा रहा है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये सारे बिंदु हैं जो आप जो है बिल्कुल बताएंगे कि अर्बन फॉरेस्टिंग की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, तो प्रश्न है हमारा, भारत में वन पर्यावरण सह अस्तित्व के सिद्धांत को वन प्रबंधन में कैसे लागू किया जा सकता है? पहले तो इस शब्द को समझना जरूरी है कि भाई ये बोल क्या रहा है। बोल ये रहा है वन पर्यावरण सह अस्तित्व। इस शब्द को समझना जरूरी है, वन पर्यावरण सह अस्तित्व। देखिए, आप सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास के बारे में समझते हैं। वन पर्यावरण सह अस्तित्व का मतलब है कि वनों का संरक्षण करते हुए, ध्यान से समझिएगा, वनों का संरक्षण करते हुए मानवीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना, साथ ही साथ जैव विविधता को भी संरक्षित करना। कहने का मतलब, हम वनों का उपयोग उतना और वैसा ही करें जिससे उनको जो है ज्यादा नुकसान ना हो या नुकसान ही ना हो। न केवल वृक्ष को, वनों को, न केवल वनों या वृक्षों को, बल्कि कहना चाहिए वहां पर जैव विविधता जो है उसको भी। अब जानते हैं कि राज्य सरकार जो है अलग अलग तरीके से आरक्षित वन, संरक्षित वन, है ना, ये सब अलग अलग जो है वो प्रपोज करती है। किसी क्षेत्र में जो है मानवीय हस्तक्षेप जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी क्षेत्र में जो है क्या है भाई, सूखे लकड़ी या कुछ वनोपज इकट्ठा करने के लिए जा सकते हैं। इन्हीं सब बातों को हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में लिखना, समझना। तो वन पर्यावरण सह अस्तित्व का मतलब क्या है? वन पर्यावरण सह अस्तित्व का मतलब है वन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मानवीय आवश्यकताओं की इस तरीके से पूर्ति करना कि जैव विविधता भी संरक्षित रहे। तो इस सिद्धांत को वन प्रबंधन में कैसे लागू किया जा सकता है? हम ऐसा क्या करें कि वन प्रबंधन में सिद्धांत लागू हो? हमारे पास कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं। 2 केस आपको बताता हूं। जैसे हमको नया डैम बनाना है, डैम बनाना जरूरी है क्योंकि अगर डैम नहीं बन रहा है तो बाढ़ के कारण लोगों को नुकसान हो रहा है, जनधन की हानि हो रही है। दूसरी बात, हो सकता है सूखे के कारण नुकसान हो रहा है, तो बाढ़ और सूखा, इनसे बचाव का एक उपचार क्या है भाई? डैम बनाना। लेकिन अगर हम डैम बना रहे हैं तो डैम जहां पर बनाया जा रहा है वहां पर उसके डुबान क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जंगल आ रहा है, कुछ गांव भी आ जा रहे हैं, कुछ लोग बाग भी वहां से विस्थापित करना पड़ रहा है। लेकिन वहां से विस्थापित वृक्षों को, वहां पर के जो जीव जंतु हैं, उनका क्या किया जाए? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर डैम नहीं बनाते हैं तो समस्या, अगर बना रहे हैं तो डुबान क्षेत्र के जो जितना वृक्ष वगैरह है, जो जैव विविधता है कुल मिलाकर कहना चाहिए, उनको कैसे संरक्षित किया जाए या उनके लिए क्या उपचार किया जाए, ये हमारे पास प्रश्न होता है। एक दूसरा, खनिज उत्पादन के लिए भी हम देखते हैं कहीं पर जो है बढ़िया कोयला बहुत सारा मिल गया है। अब मैं जैसे ही कोयला मिल गया है बोला, आप सबके दिमाग में हसदेव जंगल जो है वो याद आ गया होगा। तो हसदेव जंगल भी बच जाए और कोयला भी मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल है? इन्हीं सब जो हमारे पास में क्या है भाई, कहना चाहिए कि अब हम किसका पक्ष लें? हम कोयला निकाल करके ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें, हम आगे बढ़ें, इसका पक्ष लें,
या हम उस कोयले का प्रयोग ना करें, हम जो है जंगल बचाएं, वहां के जैव विविधता को बचाएं, इसका पक्ष लें? दोनों में से किसका पक्ष लें? हम डैम बना करके जो सूखा से प्रभावित क्षेत्र हैं या जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनकी जान बचाएं, या न बना करके जो डुबान क्षेत्र में आने वाला जो पूरा पूरा जंगल है, जैव विविधता का क्षेत्र है, उसको बचाएं? यही जो दुविधा की स्थिति है, इसी पर निर्णय लेने के लिए हम कहते हैं क्या, हमें वन पर्यावरण सह अस्तित्व के सिद्धांत को कैसे लागू किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा जो है हमको मध्यम मार्ग ही निकालना जरूरी है, मध्यम मार्ग हमको निकालना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ही हम लोग कुछ बात बता सकते हैं, जैसे कि हम क्या बताएंगे, सबसे पहला जो बिंदु यहाँ पर हम बताते हैं ये आ जाता है हमारा सामुदायिक वन प्रबंधन। क्या बात बताएंगे हम लोग भाई? सामुदायिक वन प्रबंधन हम करेंगे। अर्थात इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो वहां मूल जो निवासी हैं, जो क्षेत्रीय लोग बाग हैं, उनके साथ, क्षेत्रीय लोगों के साथ, मूल निवासियों के साथ वहां पर चर्चा करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे, उन्हें बताएंगे कि वो जंगल जो है वो उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं की धरोहर है और उनका संरक्षण करने का अधिकार जो है उनको दिया जाए। हम सब जानते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जंगली क्षेत्र है, हम जानते हैं वहां पर जो है मूल निवासी जो है जनजाति भाई बहन लोग हैं और उनके लिए तो जो पर्यावरण है, जो वृक्ष हैं, कुछ जीव जंतु हैं, उनको तो वो देवी देवता के तौर पर भी पूजते हैं। तो ऐसी स्थिति में वनों का संरक्षण उनसे बेहतर कोई और कर नहीं सकता। तो और दूसरा, उन्हें जितनी आवश्यकता होती है, ज्यादा से ज्यादा सूखी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, वो तेंदुपत्ता संग्रहण करेंगे, महुआ बीन लेंगे, है ना, या 4 से लेकर के लाख इत्यादि जितने भी वनोपज हैं वो उतना ही और उसी प्रकार उपयोग करते हैं जिससे कि वनों को नुकसान न पहुंचे। तो बिल्कुल उनकी सहायता से जो है वनों का जो है क्या है भाई, वनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि कहीं पर इससे ज्यादा हो रहा है, अति अगर हो रहा है तो, या हरे पेड़ों की कटाई इत्यादि अगर हो जा रही है, तो उनको समझाना जरूरी है, तब जाकर के जो है क्या है भाई वनों का प्रबंधन हो पाएगा। तो इसलिए हमने पहला टॉपिक क्या डाल दिया हमारा, सामुदायिक वन प्रबंधन। दूसरा जो है हम लोग देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना भी जरूरी है किसी भी चीज में। पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन, जब कभी भी, जो मैंने 2 केस बताए कि भाई हमको डैम बनाना है वो भी जरूरी है या खनिज उत्पादन करना भी जरूरी है, तो यहां पर आवश्यकता यह है कि पहले हम इस बात पर पर्याप्त चर्चा करें क्या, कि वो खनिज हमारे लिए कितना ज्यादा आवश्यक है और क्या उसके लिए पूरा उस जंगल को काट देना या उस जंगल वहां से जो पूरी जैव विविधता है उसको हटा देना, क्या वो वर्थ रखता है, ये भी समझना जरूरी है। डैम तो बनेंगे, डैम बनना बहुत जरूरी है, डैम बनेंगे, लेकिन अगर जितना डुबान क्षेत्र आ रहा है तो क्यों ना हम उतना जंगल पहले कहीं और बनाएं। यदि हमें कहीं से कोयला निकालना है, अब ऐसा तो नहीं कि आज हमें पता चला कि X नामक जगह पर कोयला है और जैसे ही पता चला वैसे ही हमारा वो बिजली कम पड़ जा रहा है, तुरंत कोयला निकालो बिजली बनाओ जरूरी है, ऐसा तो नहीं है। आज पता चला है तो हम 5 साल 10 साल तक अगर इंतजार कर ले और उतना जंगल, अरे उसका आधा जंगल कहीं पर अगर लगा दे, तब भी तो समस्या का बहुत हद तक समाधान निकल सकता है। खैर, ये सब जो है चर्चा का विषय बना रहता है। आपको ये बताना है कि हाँ, पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जब कभी भी मानवीय जो आवश्यकता है वो बढ़ रही है, तो मानवीय आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमें खनिजों का या हमें डैम इत्यादि की आवश्यकता अगर बढ़ रही है, तो हमें ये आकलन करना जरूरी है कि जो भी हम पर्यावरण में हस्तक्षेप कर रहे हैं या वनों की कटाई कर रहे हैं, उसका भरपाई हम कैसे करेंगे, उस पर जो है चर्चा करना जरूरी है। इसको हम लोग लिखेंगे किस पॉइंट पर, पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन पर। तीसरा जो है हम लोग देखेंगे, एक हम जानते हैं कैंपा योजना, इसके बारे में आप बता सकते हैं इसी को। कई सारी योजनाएं जैसे कि कैंपा या कंपेंसेटरी, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन हम लोग कहते हैं। ये बहुत
जो है लागू कर देना चाहिए कि भाई जहां पर भी वनों कटाई हो रही है उतना हमको जो है क्या है भाई वनीकरण करना ही है। इसके लिए आप लोग ये वन अधिकार कानून 2006 उसका भी हवाला यहाँ पर दे सकते हैं। एक तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जो है स्थायी वानिकी जो है ये बनी रहे, अर्थात हम अगर कहीं से वृक्षों की कटाई कर भी रहे हैं आवश्यकता अनुरूप, अगर हम कोई वनों की कटाई कर भी रहे हैं तो वो इस प्रकार से हो कि वहां पर दोबारा वो जंगल जो है दोबारा पर्याप्त मात्रा में बन सके। मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा जंगल साफ कर दिए फिर वहां पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो हम जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में कटाई करें और उसको दोबारा से उसके पुनर्जीवन के लिए उसको पर्याप्त समय मिले, वो जो है वहां पर दोबारा से वनीकरण हो सके। इन सब बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं तभी जो है हम लोग क्या है भाई ये वन पर्यावरण सह अस्तित्व के सिद्धांत को लागू कर पाएंगे। वन पर्यावरण सह अस्तित्व का सिद्धांत इसी बात पर आधारित है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो परंतु जंगल की कटाई ना हो या कम से कम हो और हमारा जो है क्या है भाई जैव विविधता को भी नुकसान न पहुंचे। इन्हीं बातों को हाईलाइट करते हुए इन बिंदुओं के अनुसार आप इसे सम अप कर सकते हैं। तो बिंदुवार यदि आपने आंसर किया है तो अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पर मिले हैं। बहुत सारे लोगों को ये शब्द ही कई लोगों को समझ में नहीं आया था, 2-4 लोगों को वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में चले गए थे, कुछ लोगों को समझ में आया था लेकिन वो ऐसा पॉइंट नहीं बना पाए थे, पूरा थ्योरी लिखे थे तो इसलिए कम नंबर मिला है। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग सीख जाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण पर जोर देना जरूरी है, स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है, पारिस्थितिकी आधारित योजना हमको बनानी जरूरी है, अवैध अतिक्रमण को रोकना जरूरी है और इको टूरिज्म, हाँ ये मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना भी जरूरी है। उससे भी क्या है भाई उससे भी हमारा वन प्रबंधन जो है बेहतर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास में कि पूर्वोत्तर भारत के भौतिक भूरूपों का आर्थिक विकास पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। पूर्वोत्तर भारत की जो भू आकृति है उससे उसका किस प्रकार से आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है इस बारे में आपको बताना है। अब इसके दोनों ही पहलू हम लोग देखेंगे, कुछ सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे सकारात्मक में आप देखोगे पूर्वोत्तर भारत में पर्याप्त मात्रा में वन है, वहां पर आपको जो है खूब सारे आपको जंगल के साथ साथ जैव विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, जैव विविधता के साथ साथ वहां पर आपको बहुत सारे जो है क्या है भाई ऐसे पर्यटन केंद्र देखने को मिलेंगे, कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, है ना, झरने इत्यादि, जलप्रपात इत्यादि सब कुछ वहां पर है। तो ये वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है। तो पहला वहां की स्थलाकृति में हम लोगों ने देखा क्या है, वहां पर पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर जलप्रपात इत्यादि हैं, कुछ विशेष झील वगैरह है ना, जैसे लोकटक झील मणिपुर में इत्यादि सब को इंगित करते हुए आप बताएंगे कि ये सब इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो इको टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा, सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो सकारात्मक प्रभाव में आप जो है पर्यटन का बढ़ावा मिलता है ये आप बता सकते हो। लेकिन उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण परिवहन के साधन वहां पर नहीं बन पाता। दूसरा, संचार भी जो है वहां पर कम्युनिकेशन गैप भी वहां पर होता है। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों नहीं होने के कारण, मतलब बाधित होने के कारण, नहीं होना नहीं बोलना चाहिए, बाधित होने के कारण वहां पर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि आर्थिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तौर पर हम देखें, आर्थिक विकास के तौर पर देखें, वैसे तो अगर वहां पर भी भयंकर अगर औद्योगिकीकरण हो गया तो वहां के भी जैव विविधता, पर्यावरणीय जो वहां पर स्थिति जो अच्छी बनी हुई है वो भी प्रभावित हो जाएगी, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से देखें तो औद्योगिकीकरण जरूरी है और औद्योगिकीकरण तब तक संभव नहीं है जब तक वहां पर परिवहन के साधन अच्छे ना हो जाएं, संचार के साधन अच्छे ना हो जाएं। तो बिल्कुल हम बताएंगे सकारात्मक प्रभाव में क्या बताएंगे, टूरिज्म, पूरा वहां का जो पठारी क्षेत्र है ना, उन सब का व्याख्या करते हुए आप बताओगे कि टूरिज्म को वहां पर बढ़िया बढ़ावा है। दूसरा, आप बताओगे कि संचार और परिवहन के कारण जो है वहां पर हमको देखने मिलता है कि औद्योगिकीकरण को ज्यादा जो है वो लाभ नहीं हो पाता है। दूसरी बात, वर्षा की अधिकता है वहां पर। ब्रह्मपुत्र के मैदान के क्षेत्र में हम देखें, असम के क्षेत्र में अगर हम देखें तो बाढ़ जो है ज्यादा आता है। तो भूआकृति में आप बताओगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के कारण यहाँ पर जो असम का मैदान है वहां पर बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, कृषि प्रभावित होता है।
बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि करने योग्य मैदान ही नहीं है। तो कृषि के कारण भी जो आय है वो उतनी ज्यादा नहीं है जैसा कि हमको मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो आर्थिक प्रभाव में हम लोग देखें कि यहाँ पर आर्थिक विकास के लिए एक सहायक है उद्योग, वो भी जो है नकारात्मक रूप में चला गया। आर्थिक विकास के लिए सहायक है कृषि, तो कृषि भी जो है बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही जिससे आर्थिक विकास को बल मिल सके। कारण क्या है? कारण है वहां की स्थलाकृति। तो ये सब बिंदु है जिसको आप जो है सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव के तौर पर बता सकते हैं। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो पहला जो यहाँ पर पॉइंट डाला गया है, पहाड़ी क्षेत्र एवं अपवाह तंत्र। बिल्कुल ठीक बात है, पहाड़ी क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है। इस कारण से क्या हुआ भाई, यहाँ पर जो है बहुत सारे उद्योगों की स्थापना जो हो सकती थी वो नहीं हो पा रही, कठिनाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है अपवाह तंत्र के कारण जो है जल ऊर्जा की संभावना तो है, लेकिन वैसे पर्याप्त कंडीशन नहीं बन रहे हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो है पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सदिया से लेकर के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र मैदान में बहती है और इस पूरे दूरी में कई सारे बाढ़ की समस्याएं देखने को मिलती है, तो जल ऊर्जा वगैरह भी संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा, भूस्खलन की स्थिति। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र में जो है कृषि, निवास या औद्योगिकीकरण, ये सब जो है कठिनाई का सामना करने मिलता है क्योंकि भूस्खलन इत्यादि होते रहता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्या बताया गया है भाई, सीमित रेल एवं सड़क मार्ग। न केवल रेल सड़क मार्ग बल्कि मैंने परिवहन के साथ साथ क्या बताया, संचार की भी सुविधाएं जो है वो पर्याप्त नहीं है। चौथे पॉइंट पर हम देखते हैं यहाँ पर जो है झूम कृषि जो है पर्याप्त मात्रा में होती रही है, लेकिन वो मृदा को प्रभावित करती है। खास अभी जो है हम देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन जो है बढ़ जाएगा, तो इसलिए झूम खेती को भी रोकना पड़ेगा। पर्यटन की संभावना है, ये एक सकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलता है कि वहां जो है पर्याप्त मात्रा में पर्यटन की संभावनाएं मौजूद है। ठीक है, तो भौतिक जो यहाँ पर भू रूप है वो आर्थिक विकास को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप से प्रभावित करते हैं, ये हम बता सकते हैं। क्या वृक्ष आवरण को वन आवरण के समतुल्य मानना उचित है? ISFR 2023 के आंकड़ों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। तो ISFR 2023 का आपको डेटा जो है बताना है पहले, लेकिन आपको यह बताना है कि वृक्ष आवरण क्या है और वन आवरण क्या है। इस बात को चलिए समझते हैं, ये पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके लिख लेंगे कि क्या चीज ये है। तो देखिए, वन आवरण से हम लोग क्या समझते हैं, पहले हम लोग देखते हैं क्या वन आवरण। वन आवरण को समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना जरूरी है, समझना जरूरी है क्या होता है ट्री कैनोपी डेंसिटी। वृक्ष छत्र घनत्व, वृक्ष छत्र घनत्व क्या है, इस बारे में हमको पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। तो देखिए, जब भी हम स्थल भाग में खड़े हैं, जमीन में खड़े हैं और हमारे ऊपर जो है अगल बगल में 4-8 पेड़ हैं, आप जमीन में खड़े होकर के ऊपर की ओर देखोगे तो आपको वहां पर जो है पेड़ के छत्र और साथ ही साथ में आकाश, नीला आकाश आपको दिखाई देगा। जहां पर भी आप खड़े होकर के ऊपर की ओर जब आप देख रहे हैं और ऊपर की ओर देखने पर आपको नीला आकाश वो 10% या 10% से कम दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि वृक्ष छत्र घनत्व जो है वहां पर अधिक है। इसको रिवर्स भी देखते हैं कि यदि हम ऊपर ड्रोन कैमरे से अगर नीचे की ओर देखें और किसी क्षेत्र में बढ़िया भरा पूरा जो है वनीकरण है और वो जो वन है वो इतने घने हैं कि नीचे मृदा ही दिखाई नहीं दे रही है, तब हम उसको कहेंगे 100% वृक्ष छत्र घनत्व। नीचे से आप देख रहे हैं ऊपर आसमान नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा हरा हरा ही पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, 100% ट्री कैनोपी डेंसिटी। अब वो 100% से आप माइनस करते जाओ, तो इसको जो है ट्री कैनोपी डेंसिटी कहा जाता है कि आप ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे आपको वो जमीन ही ना दिखाई दे रहा हो, नीचे से आप देख रहे हैं तो ऊपर आकाश ही ना दिखाई दे, केवल हरियाली दिखाई दे, वो हो गया हमारा क्या 100% ट्री कैनोपी डेंसिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या है। अब देखते हैं वन आवरण क्या है। तो वन आवरण में 3 बातें हम लोग यहां पर देखेंगे। पहला, एक होता है क्या हमारे पास में 3 पार्ट में वन आवरण को डिवाइड किया जाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। अत्यंत सघन वन,
और खुले वन। अत्यंत सघन वन मतलब यहां पर होता है 100% से लेकर के 70% तक ट्री कैनोपी डेंसिटी। डेंस फॉरेस्ट में होता है 70% से लेकर के 40% तक ट्री कैनोपी डेंसिटी, और ओपन फॉरेस्ट में होता है 40% से लेकर के 10% तक ट्री कैनोपी डेंसिटी। ट्री कैनोपी डेंसिटी अर्थात जो है हमारा जो हरियाली है उसके प्रतिशतता हम लोग देख रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि यदि आपको 70% तक ऊपर हरियाली दिख रही है और उसके बाद फिर नीला आसमान है 30% या उससे कम, तो वो क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। यदि आपको 70 से 40% तक हरियाली दिखाई दे रही है तब वो डेंस फॉरेस्ट है, और यदि आपको 40 से 10% तक आपको हरियाली दिखाई दे रही है वो क्या है भाई, हमारा ओपन फॉरेस्ट है। इन तीनों को मिला करके मैंने कहा वन आवरण कहलाता है। तो वन आवरण के बारे में हम लोग बताएंगे कि यदि, अच्छा इसमें एक बात और भी जरूरी है, पता चला आप 4 पेड़ ऐसा लगा दिए और 4 पेड़ के बीचों बीच खड़े होकर के ऊपर देखे, बोले 100% हरियाली, तो भाई वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं हो जाएगा 4 पेड़ के बीच में खड़े हो तो। उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो जो क्षेत्र है वो कम से कम 1 हेक्टेयर का क्षेत्र हो। तो हम बताएंगे कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र या कम से कम 1 हेक्टेयर, मिनिमम, क्या बोला हमने, मिनिमम 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में यदि 10% से अधिक ट्री कैनोपी डेंसिटी है तब वो क्षेत्र कहलाता है क्या, वो क्षेत्र है हमारा वन आवरण। क्या बोला मैंने, अब पूरी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। तीनों को मर्ज करके हम लोग वन आवरण कर रहे हैं, तो मर्ज करके डेफिनेशन हम बोलेंगे कि यदि कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में हमारी ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक है तब कहला रहा है क्या, वो वन आवरण कहला रहा है। पहली बात। दूसरा क्या है हमारे पास में, वृक्ष आवरण। ये आ गया हमारा वृक्ष आवरण। अब वृक्ष आवरण को हम लोग समझेंगे तो आपको देखने मिलेगा, अच्छा ये वन आवरण में एक चीज ध्यान रखना, वन आवरण ये जो है कोई भी प्राइवेट लैंड, कोई भी संस्था की बात हो या फिर हमारे गवर्नमेंट का कोई भी जमीन हो, ठीक है, तो किसी भी कोऑपरेशन का कोई भी, जैसे स्कूल कॉलेज में भयंकर अगर जंगल लगा करके रखे हुए हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़े क्षेत्र में अगर जंगल लगा के रखा हुआ है या गवर्नमेंट की जमीन है, कहीं पर भी वो वन ही होगा, वो जंगल ही कहलाएगा, वनावरण ही कहलाएगा। वैसे अगर हम वृक्ष आवरण की बात करें तो यहां पर ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 10% से कम। कहां पर होगा वृक्ष आवरण, तो आप देखो नदियों के किनारे कई बार जो है सरकार योजना चलाती है नदी के दोनों तरफ जो है वनीकरण किया जाए, बाढ़ से भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, मृदा अपरदन भी नहीं होगा। सड़कों में आप देखोगे सड़क के बीचों बीच जो है थोड़े बहुत पौधे, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, किनारे में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो सड़कों किनारे जो वृक्षारोपण किया गया, किसी विशेष क्षेत्र विशेष में किसी संस्था के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, ठीक है, सरकार के द्वारा कई बार वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है, पता नहीं लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन आईपीएल वाले भी बोलते हैं डॉट बॉल पे जो है पेड़ लगाएंगे, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे वृक्ष आवरण के अंतर्गत। तो ये सब जो है क्या है, वृक्ष आवरण के अंतर्गत आ जाता है 10% से कम यदि ट्री कैनोपी डेंसिटी है तो। अब यहां पर पूछा नहीं गया है लेकिन मैं एक बात और आपको बताऊंगा, वो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि इन दोनों को सुनते साथ आपके मन में जो है इसको लेकर के डाउट आता है कि सर फिर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है। अब सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने समझा था, मैं समझता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं तो फिर वीडियो आप लोग बैक कर सकते हैं। हमने एक चीज यहां पर हमने देखा कि एक है हमारा क्या, एक है हमारे पास में वन आवरण, ये आ गया हमारा वन आवरण। इसका कंडीशन हमने क्या देखा कि यहां पर जो है 10% से ज्यादा ट्री कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, और हमने ये भी देखा कि ये हो सकता है प्राइवेट लैंड भी हो सकता है, साथ ही साथ में ये हो सकता है क्या हमारा गवर्नमेंट लैंड भी हो सकता है, संस्था का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा हमने देखा, इससे अलावा एक हमने देख लिया क्या, वृक्ष आवरण। और वृक्ष आवरण के तौर पर हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर जो ट्री कैनोपी डेंसिटी होगी वो होगी 10% से कम। ये लो भाई, ये भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है भाई, गवर्नमेंट की कोई योजना कारण हो सकता है, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ठीक है, दोनों हो सकता है।
अब तीसरा शब्द हमारे पास आ रहा है, इस तीसरे शब्द को समझते हैं हम लोग। हमारे पास जो तीसरा शब्द है वो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये है भाई साहब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, आप समझिएगा, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। क्या है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत अधिसूचित वन क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग अधिसूचित वन क्षेत्र। ये अधिसूचित वन क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जो गवर्नमेंट डेटा में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड बुक में वन के रूप में रिकॉर्डेड है कि वो जंगल है। अब समझिए, मान लेते हैं कोई एक बड़ा सा जंगल जो है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहा कि हाँ भाई ये जो है हमारा क्या है भाई, वन आवरण है। क्या है ये? वन आवरण। तो वन आवरण तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश, आप समझिएगा इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, कि अगर किसी भी कारणवश मान लेते हैं कि जो सरकार की जमीन है उनमें से कुछ जमीन को कई साल से, ये वो क्षेत्र है जहां पर ये गवर्नमेंट की जमीन है और जंगल है पूरा, लेकिन कई साल से 50 60 साल या उससे भी पहले से, आजादी के पहले से कुछ परिवार, कुछ आदिवासी भाई बहन यहां पर पहले से निवासरत हैं। अब भाई आजादी से पूर्व से वो वहां पर निवासरत हैं, उनके पास तो जमीन का कोई कागजात है नहीं। अब जमीन का कागजात नहीं, इसलिए गवर्नमेंट क्या बोले कि वो गवर्नमेंट की जमीन है, लेकिन वो कई साल से वहां निवासरत हैं। अब ऐसे में वो आंदोलन करते हैं कि भाई हमको हमारा जमीन का अधिकार चाहिए। आप देखोगे कई बार पट्टाधिकार आंदोलन चलाया गया। तो गवर्नमेंट ने इस बात को जायज समझते हुए, जैसा कि पिछले सरकार ने किया था, जायज समझते हुए कि कई पीढ़ी से लोग बाग वहां रह रहे हैं, इसको कर दिया क्या, इसको घोषित कर दिया कि भाई ये अब उस समुदाय का, वहां के लोगों का निजी भूमि है। तो समझिए कि सरकार के रिकॉर्ड से तो यह हट गया। ये जो जमीन है ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, ये जंगल तो है लेकिन सरकार के रिकॉर्ड से हट गया, अब ये बन गया प्राइवेट लैंड। तो ये बताइए क्या ये वन है कि नहीं है? भाई हमारे आदिवासी भाई बहन वहां पर रह रहे हैं और रह करके क्या कर रहे हैं, वहां पर वनोपज में डिपेंडेंसी है, उनकी जीवन यापन चल रहा है, लेकिन वो उस जंगल को, हाँ अब हमारे नाम का जंगल हो गया तो हम काट देंगे, ऐसा तो करते नहीं है। तो वन तो है लेकिन अब वो सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वनावरण तो है लेकिन अब वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया नहीं है बल्कि अब वो प्राइवेट लैंड में काउंट हो जाएगा। तो वनावरण में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं, लेकिन जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो जंगल है केवल वही आएगा। इसलिए आप देखते हो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हमारा कम होते हुए दिखता है, कई बार वनावरण में वृद्धि हुई और वन अधिसूचित वन क्षेत्र में कमी हुई। कैसे पॉसिबल है कि जंगल तो बढ़ रहे हैं लेकिन उस जमीन पर अगर हमने अधिकार दे दिया लोगों को, प्राइवेट लैंड अगर घोषित कर दिया, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कमी देखने को मिलती है। क्लियर है बात? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कमी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि जंगल काट दिए गए। दूसरा, वृक्ष आवरण भी रिकॉर्डेड में शामिल है। मतलब सरकार ने अगर रिकॉर्ड करके रख लिया कि सड़क के दोनों ओर हमने जो है कई किलोमीटर का क्या लगा दिया है भाई, वृक्ष लगाया है, तो वो भी हमारे अधिसूचित वन क्षेत्र में आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई ये मैदान था हमारा 50 हेक्टेयर का मैदान था और वहां पर हमने जो है विशेष रूप से साल सागौन लगवा दिए, तो अब भाई वो जो है बड़ा सा जंगल सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। अगर नदी के किनारे जो है वो लगवा दिए गए हैं पेड़ पौधे, तो वो सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। वो जंगल, मतलब जरूरी नहीं कि वो उनकी ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा हो, अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी कम भी है तो भी क्या कहलाएगा, वो वृक्ष आवरण कहलाएगा, लेकिन कहलाएगा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। क्या कहलाएगा? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब आप देखो यहां पर आपको कुछ मजेदार जगह दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले। सर ये तो ना वन आवरण है ना वृक्ष आवरण है। तो हाँ, मैं आपको बता दूं, सरकार के रिकॉर्ड में कुछ ऐसे भी जमीन होते हैं जहां पर न वृक्ष होता है न वन होते हैं, लोग बाग जाके वहां बस गए होते हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में होता है कि वहां जंगल है। आप अपने गांव के ही मैदान को इमेजिन करो, हो सकता है कि आपके पिताजी के जमाने में वो एक जंगल था, लेकिन आपने बचपन में उसको मैदान देखा होगा और आज आप वहां पर देख रहे होगे कि लोग बाग जाके बस भी चुके होंगे, लेकिन वो लोग क्या गवर्नमेंट से परमिशन लेके वहां पर बसे हैं?
बेजा कब्जा बोलते हैं ना जिसको हम लोग। तो सरकारी कागज में अभी भी वो जंगल है, लेकिन वास्तव में वहां पर एक पत्ता नहीं है, तब भी क्या कहलाएगा? वो अधिसूचित वन क्षेत्र कहलाएगा। तो ये डिफरेंस हमको समझना जरूरी है, वन आवरण, वृक्ष आवरण और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। क्वेश्चन में खाली वन आवरण और वृक्ष आवरण को पूछा था, आपको लिखना ये है, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैंने तीनों बातों को क्लियर कर दिया। ठीक है बात। तो ये चीज आप लोग जो है इस तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं किस तरीके से लिखा गया है, क्या वृक्ष आवरण को वन आवरण के समतुल्य मानना उचित है? बिल्कुल नहीं है, वृक्ष आवरण को उचित नहीं है, क्योंकि वृक्ष आवरण वन आवरण दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। वृक्ष आवरण में भूमि के उस कुल क्षेत्रफल को संदर्भित करता है जो वृक्षों द्वारा आच्छादित है, भले ही ये वृक्ष वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो या नहीं। वन आवरण के बारे में भी बताया गया है, जहां पर जो है वृक्ष क्षेत्र घनत्व 10% से अधिक हो। हाँ, ISFR का आंकड़ा भी पूछा गया था, तो ISFR 2023 के अनुसार वन आवरण है हमारा 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% है, और वृक्ष आवरण है हमारा 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 3.41%। क्लियर है बात। तो इन दोनों को ही मिला करके हम लोग कुल वन क्षेत्रफल निकालते हैं। किसको? वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को मर्ज करके हम लोग फिर निकालते हैं क्या? कुल वन क्षेत्र। तो बिल्कुल जो है वन आवरण हम बताएंगे 21.76% और वृक्ष आवरण हम बताएंगे 3.41%। कुछ स्टूडेंट ने इसमें खाली परसेंट बताया है, वर्ग किलोमीटर में नहीं बताया, तो भी आपको ठीक ठाक नंबर दिए गए हैं। बिल्कुल इन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहले हमको डिफाइन करना था और उसके बाद में जो है ये डेटा भी हमको देना था। ठीक है बात। तो ये रहा ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत में लौह एवं बॉक्साइट खनिजों के भौगोलिक वितरण का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। लौह एवं बॉक्साइट खनिज के वितरण का अध्ययन करना है। वितरण, अब ये कहां पर पाए जाते हैं, इनके बारे में हमको बेसिक चर्चा करना है। यदि हम बात करें लौह अयस्क की, तो कुछ जो प्रमुख बिंदु होना चाहिए लौह अयस्क की हम बात करें। चलिए, इसको हम लोग आंसर बना कैसे सकते हैं? हम बना सकते हैं, एक तो लौह अयस्क हम लोगों ने एक तरफ हेडिंग डाल दिया, दूसरी तरफ हम लोग डाल सकते हैं हेडिंग क्या हमारा? बॉक्साइट। दो अलग अलग हेडिंग डाल करके हम इस पर जो है तुलनात्मक अध्ययन करना है। हम बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रमुख जो है बिंदु डालते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बता सकते हैं भाई कि किस प्रकार के चट्टानों से ये संबंधित है। तो प्रमुख इसके चट्टान क्या है? तो हम बताएंगे लौह अयस्क के लिए क्या है भाई? धारवाड़ से मिल रहा है। ये कहाँ से मिल रहा है भाई? ये धारवाड़ से। जबकि जो हमारा बॉक्साइट है ये मिलता है हमारे कहाँ से भाई? कुड़प्पा। कुड़प्पा से हमको प्राप्त होता है, साथ ही साथ में ये प्राप्त होता है भाई विंध्यन क्रम की चट्टानों से। तो बेसिक डिफरेंस अब यहीं से आप समझ लीजिए कि जहां जहां पर हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी वहीं पर क्या पाया जाएगा भाई? हमारा लौह अयस्क। तो भौगोलिक वितरण को बताना है तो हम लोग एकदम रूट से स्टार्ट करेंगे कि कहां पर जो है क्या है ये चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ में पाया जाता है लौह अयस्क और कुड़प्पा विंध्यन में पाया जाता है क्या? बॉक्साइट। अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई हमारी जो खनिज पेटियां हैं, भारत के खनिज पेटियों को आपको पता होगा कि 5 जो है खनिज पेटियों में हम लोग डिवाइड करके रखते हैं, और उन 5 में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सर्वाधिक मात्रा में जहां खनिज निकलता है वह है छोटा नागपुर का पठार। याद रखिएगा कि लौह अयस्क भी छोटा नागपुर पठार में है और बॉक्साइट भी छोटा नागपुर पठार में स्थित है। दोनों के दोनों, ये दोनों हमारे क्या है भाई मध्यवर्ती पेटी में भी हैं। मैं ऐसे बोल करके आपको बता रहा हूँ, फिर नीचे जो वहां मैं हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास ये जो लौह अयस्क है ये छोटा नागपुर पठार ये खनिज पेटी में है, मध्यवर्ती खनिज पेटी में है। फिर ये उत्तरी खनिज पेटी में, हमारे दक्षिण पश्चिम खनिज पेटी में भी हमारा क्या है? लौह अयस्क है। डिफरेंस यहीं पर आ जाता है, ये जो है क्या है भाई हमारा उत्तर पश्चिम खनिज पेटी में है और ये हमारे दक्षिण पश्चिम खनिज पेटी में है। बाकी दोनों के दोनों लौह अयस्क भी और बॉक्साइट भी दोनों पर्याप्त मात्रा में चारों खनिज पेटी में मौजूद है। ठीक है बात। टोटल 5 खनिज पेटी मैंने कहा, और उन 5 खनिज पेटियों में से डिफरेंस एक याद रखना है कि उत्तर पश्चिम में हमारा बॉक्साइट है और दक्षिण पश्चिम में हमारा क्या है भाई? लौह अयस्क है। बाकी जो है ये मतलब धारवाड़ क्रम चट्टानों में ये मौजूद है। ठीक है बात।
मुख्य रूप से अब अगर हम लोग आ जाते हैं क्या, राज्यों के क्रम में, राज्यवार सूची अगर हम लोग बना लेते हैं, राज्यवार सूची अगर हम लोग बना लें तो ये बिल्कुल यहां पर लिखना होगा हमारे पास में कि भाई कहां कहां पर उत्पादन इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका उत्पादन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद में हम लोग भंडारण को भी दोनों का बता देंगे और कुछ प्रमुख जगहों को बता देंगे। जैसे उड़ीसा, तो उड़ीसा में हम जानते हैं क्योंझर में जो है हमारा क्या है भाई, लौह अयस्क की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो लौह अयस्क की हम चर्चा करें तो उड़ीसा के क्योंझर में है, सुंदरगढ़ में है, मयूरभंज में है, या हम लोग झारखंड में हम लोग देखें तो वहां पर सिंहभूम में है, पलामू में है, या अगर हम लोग चर्चा करें छत्तीसगढ़ में तो हमारे दल्ली राजहरा में आप जान रहे हैं, रावघाट जान रहे हैं, ठीक है बात। तो इन जगहों पर जो है ये मौजूद है, हमारे बेलाडीला मौजूद है, कर्नाटक में जो है बेल्लारी है, और हमारे महाराष्ट्र में जो है गढ़चिरौली है। इन जगहों में लौह अयस्क मौजूद है, लेकिन ये सारे नाम लिख पाना शायद इतने कम जगह में संभव नहीं है, तो आप जितना लिख सकें उतना पर्याप्त है। दूसरा फिर हम लोग बात करते हैं अगर बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट में हम लोग देखते हैं उड़ीसा के कोरापुट में है, ठीक है बात, कालाहांडी में है। छत्तीसगढ़ में कहां पर है, तो पूरा हमारा अंबिकापुर मैन पार्ट का जो क्षेत्र है वहां पर बॉक्साइट भर भर करके है। झारखंड के हमारे लोहदरगा वाले क्षेत्र में है। हमारे महाराष्ट्र में जो है क्या है भाई, महाराष्ट्र में हमारे रत्नागिरी कोल्हापुर के क्षेत्र में मौजूद है, और मध्य प्रदेश में सतना का क्षेत्र हो गया, रीवा का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में जो है हमारे बॉक्साइट मौजूद है। तो बिल्कुल आप इस तरीके का कंपैरिजन चार्ट बना सकते हो, भौगोलिक वितरण का एक चार्ट बना सकते हो कि किस किस क्षेत्र में हमारे क्या है भाई लौह अयस्क है और किस किस क्षेत्र में हमारा बॉक्साइट है। दोनों ही प्रकार के खनिज कहां पाए जाते हैं उसी बात को डिटेल में आपको बताना था। अच्छा होगा कि यदि आप इसमें उत्पादन और भंडारण वाला सूची भी बना करके रख दें कि लौह अयस्क के और हमारे क्या है भाई बॉक्साइट के। अब इतना लिखने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि ये 8 मार्क्स का प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें यदि आप मानचित्र बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा जो है अंक अर्जित करने की बात होगी। तो बिल्कुल आप अपना आंसर जो है इस तरीके से कर सकते हो। कुछ प्रमुख बिंदुओं में हम लोग बता दिए क्या, लौह अयस्क और बॉक्साइट हमने हेडिंग दिया, हमने डाल दिया क्या, भूगर्भिक संरचना। तो ये जो है मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। हम बिल्कुल इन बातों को जो है हाईलाइट करेंगे, कहां पर पाया जाता है ये, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बिल्कुल हाईलाइट करेंगे ऐसा, ठीक है। एक दूसरा ये जो है बॉक्साइट कहां पर है भाई, तो एक कुड़प्पा और विंध्यन में, कहां पर है भाई, कुड़प्पा और विंध्यन, धारवाड़ कुड़प्पा और विंध्यन में पाया जाता है। प्रमुख खनिज पेटियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख पेटियों में क्या क्या जाएगा हमारा, छोटा नागपुर पेटी, मध्यवर्ती पेटी, दक्षिण पेटी और दक्षिण पश्चिम पेटी। जबकि हमारे पास ये किसमें आ जाएगा, छोटा नागपुर पेटी, मध्यवर्ती पेटी, दक्षिण पेटी और उत्तर पश्चिम पेटी। यही मैंने बोला था आप लोग को कि ये डिफरेंस जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दक्षिण पश्चिम पेटी और ये कहां पर है, उत्तर पश्चिमी पेटी। ये खनिज की पेटियों के बारे में पूरा हम लोग अध्ययन करते हैं, 5 प्रमुख पेटियां हैं उस पर। भंडारण में हम देखते हैं फर्स्ट टाइम पर कौन आ गया इसमें भाई, इसमें आ गया हमारा कर्नाटक, दूसरा आ गया आंध्र प्रदेश, तीसरा आ गया राजस्थान, इसमें कौन आ गया भाई हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। अगर हम उत्पादन की सूची बनाएं तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां पर हम देखते हैं उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। तो ये जो है क्या है हमारे पास में भंडारण उत्पादन। आप चाहें तो इस तरीके से कुछ विशेष बातें भी बता सकते हैं कि ये किस तरीके से भंडारण इनका है। और जो मैं आपको कुछ प्रमुख क्षेत्र कह रहा था, स्पेस के अनुसार, जगह के अनुसार, आप अपने राइटिंग के अनुसार बिल्कुल उन क्षेत्रों के नाम भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ में इस तरीके से आप मानचित्र बना करके चीजों को दर्शाएंगे कि लौह अयस्क कहां कहां पर पाया जा रहा है और हमारे जो है क्या है भाई बॉक्साइट कहां कहां पर पाए जा रहे हैं। देखो, अगर लौह अयस्क और हमारे क्या है भाई बॉक्साइट के बारे में पूरा तुलनात्मक अध्ययन करने बोला होता तो हम लोग इसके आयात, निर्यात इत्यादि सब पहलुओं को भी देखते कि भाई जैसे बॉक्साइट तो हम लोग ज्यादा ऐसे निर्यात करते नहीं है, लेकिन लौह अयस्क हम निर्यात करते हैं जापान को, चीन को, दक्षिण कोरिया को। तो इन सब बातों को भी हम लिख सकते थे, लेकिन फिलहाल इस उत्तर में इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट ने लिखा है, अब वो जैसा भी उन्होंने जो है पेज भरने के लिए लिख दिया है या जैसा भी, खैर उसमें कोई बहुत ज्यादा नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये जो है वितरण के बारे में आप इस तरीके से बताएंगे और कोशिश कीजिएगा कि मानचित्र जरूर बनाएं, ठीक है बात। इस आंसर में मैप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहां पर गौर करेंगे कि भारत में ऊर्जा के पारंपरिक एवं नवकरणीय स्रोतों की स्थिति तथा क्षेत्रीय असंतुलन का परीक्षण कीजिए। देखिए इन दोनों के बारे में ही हम लोग को चर्चा करनी है। क्या क्या चर्चा करना है,
कि पारंपरिक स्रोत भी और नवीकरणीय स्रोत भी, दोनों के स्थिति क्या है, स्रोतों की स्थिति क्या है, स्रोतों की स्थिति के बारे में बताना, मतलब कहां कहां पर ये अभी जो है हम लोग ये ऊर्जा के स्रोत अभी हम लोग देख पा रहे हैं। तो ऊर्जा की स्थिति में सबसे पहले यदि हम देखते हैं पारंपरिक ऊर्जा, देखो मूल रूप से जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देशों में हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारा अमेरिका का ही उदाहरण है, चर्चा इस बात की जरूर है कि हम ज्यादा से ज्यादा किस ओर आ जाए, हम लोग आ जाते हैं नवीकरणीय स्रोतों के ऊपर। लेकिन ये अभी वास्तव में प्रैक्टिकली केवल चर्चा का विषय है। हमें देखने सुनने में जितना अच्छा लगता है कि हाँ सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या बायोमास है, वास्तव में जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं प्रैक्टिकली अभी उतने ज्यादा क्या है भाई उपयोग में अभी नहीं आए हैं, और बहुत सारे क्या है भाई अभी जैसे उसके इंस्टॉल। चलिए तो देखते हैं हम लोग पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों की स्थिति। देखिए पारंपरिक स्रोतों में अगर हम लोग देखते हैं, पहले इस प्रश्न को समझिएगा कि भारत में पारंपरिक एवं नवीकरणीय स्रोतों की स्थिति पर प्रकाश डालना है, उसके बाद में इसके क्षेत्रीय असंतुलन का परीक्षण करना है। बहुत सारे लोगों ने क्या होता है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, क्या है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, नवीकरणीय के बीच में डिफरेंस, परंपरागत गैर परंपरागत के बीच में डिफरेंस, इन सब बातों पर जो है क्या है भाई ज्यादा अपना समय और स्थान दोनों ही आप लोगों ने क्या किया है भाई बहुत ज्यादा व्यर्थ में जो है गंवाए हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर जाओ। प्रश्न दो हिस्सों में है कि पहले तो हमको पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों की स्थिति पर प्रकाश डालना है, स्थिति बताना है, और उसके बाद में इनके क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में हमको बताना है। तो सीधे सीधे हम लोग पहले पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों की स्थिति पर जाएंगे। जैसे पहला हम लोग पारंपरिक, अब देखो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत क्या क्या आ जाते हैं, तो मूल रूप से हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, ये सब आते हैं। तो इसी पर हाईलाइट करेंगे कि हम बताएंगे कोयले की स्थिति। अब देखो कोयला पूरे लगभग लगभग अगर कहा जाए तो 55% जो है हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ऊर्जा स्रोत, हमारी निर्भरता 55% के आसपास, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बोल रहा हूं, 55% के आसपास जो है हम लोग निर्भर हैं किस पर, कोयले पर। और ये निर्भरता बनी भी रहती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सौर ऊर्जा की ओर जाएं, अर्थात नवीकरणीय की ओर जाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम लोग जो है क्या है अभी शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं न केवल भारत बल्कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो भी, या चीन जैसे देश, ये भी सब के सब किस पर निर्भर ज्यादा है भाई, कोयले पर। कोयले पर निर्भरता ज्यादा है क्योंकि लंबे समय से चला आ रहा है, रिलायबल है। अब सौर ऊर्जा में कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं पवन ऊर्जा में है। आप सब जानते हैं कि इसका इंस्टॉल करना ज्यादा मुश्किल है और उसका कॉस्ट ज्यादा है, केवल इतनी बात नहीं है, हैंडलिंग भी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एफिशिएंसी उतनी नहीं है जितना कि कोयला हमको दे पा रहा है। खैर इन सब कारणों से अभी भी हम लोग किस पर ज्यादा चिपके हुए हैं, हमारे पारंपरिक स्रोत पर। तो पारंपरिक स्रोत में मैंने क्या बताया आपको कि पारंपरिक स्रोत, आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, भारत में ऊर्जा के स्रोतों में एक हेडिंग रहेगा आपका पारंपरिक स्रोत, और पारंपरिक स्रोत करके बेसिकली दो चीजों को आप बिल्कुल हाईलाइट कर लेंगे। एक हमारा हो जाएगा क्या, कोल, और दूसरा हो जाएगा क्या हमारा, पेट्रोलियम। और कोयला और पेट्रोलियम हेडिंग डाल करके आप जो है क्या है इसका पेट्रोलियम एवं गैस करके आप जो है इनके कहां कहां पर इनका उत्पादन हो रहा है या भंडारण की स्थिति क्या है वो आप बताएंगे। ठीक है, स्रोतों की स्थिति पूछा है तो बिल्कुल कोयले के स्रोत क्या क्या हैं तो हम बताएंगे कि भाई ये मूल रूप से हमारे छोटा नागपुर पठार में भर भर करके मौजूद है, हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर हम बताते हैं कि पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम को हम जानते हैं तृतीय क्रम की चट्टानों में मिलता है। तो आप बताओगे कि भाई ये जो है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम के क्षेत्र में जो है हमको मिलेगा, डिगबोई हो गया या नहरकटिया हो गया, ठीक है, इन जगहों पर ये हागरीजन हो गया, इन जगहों पर ये जो है पेट्रोलियम है। या आप बताओगे पश्चिमी तट में हमारा अंकलेश्वर का क्षेत्र हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, इसके अलावा नीचे जो है आलियावेट, खादियावेट जैसे जगहों में जो है ये पर्याप्त मात्रा में है। पूर्वी तट में भी मौजूद है, अमलापुर में मौजूद है, नरीमन में मौजूद है। तो ऐसे सारे जगह हैं जहां पर इनका क्या है भाई स्रोत का स्थिति आप बताओ कि भाई हमारे पारंपरिक स्रोत कोयला के और पेट्रोलियम के
पारंपरिक में कोयला और पेट्रोलियम के स्रोत ये सारे हैं। उसके बाद फिर आप बताओगे क्या हमारे जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। अब नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों में हम लोग देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। तो नवकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में सबसे पहला हेडिंग आप जानते हैं, आप डाल देंगे क्या, सौर ऊर्जा। ये लो भाई, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबको हेडिंग डालेंगे। जैसे सौर ऊर्जा तो आप बताओगे राजस्थान के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, इन क्षेत्रों में जो है क्या है भाई, इनकी उपलब्धता है, मतलब पूरे भारत भर में। लेकिन हम कहाँ पर इनका ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, तो हम ऐसे मैदानी क्षेत्र में इनका उपयोग ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा की स्थिति के बारे में हम जानते हैं, जितने तटीय प्रदेश हैं वहीं पर जो है क्या होता है भाई, तटीय प्रदेशों में जल एवं स्थल भाग के तापमान में चेंज होने के कारण पवनों की दिशा और गति जो है परिवर्तित होती रहती है, और इसलिए वहां पर हम लोग उपयोग कर सकते हैं क्या, पवन ऊर्जा। तो दूसरा हेडिंग जैसे ही हम डालेंगे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा लिखते ही हम बताएंगे कि पश्चिमी तट एवं पूर्वी तटीय राज्यों में, जैसे हमारा तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर ज्यादा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश इत्यादि क्षेत्र में भी है। फिर हम बताएंगे जल विद्युत। अब जल विद्युत कहां पर ज्यादा, तो वास्तव में जल विद्युत हर उस क्षेत्र में है जहां पर क्या है भाई, नदियां और कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब जहां डैम बनाए जा सकते हैं। अब जानते हो हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कोरबा, हसदेव बांगू, भाई वहीं पर क्यों, महानदी इतनी बह रही है, महानदी पर क्यों नहीं, पूरे मैदान है, पर्वतीय क्षेत्र भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं जल विद्युत केंद्र कहां पर बन सकते हैं, एक तो बन सकता है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है, हमारे उत्तर के क्षेत्र में जैसे हिमाचल प्रदेश है, हमारा उत्तराखंड है, इन क्षेत्रों में, नीचे तमिलनाडु केरल के क्षेत्र में, तो केरल में ज्यादा करके है वैसे। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, ये जो है टॉप पर आपको मिलेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसकी संभावना मौजूद है। फिर हम देखते हैं ये सौर हो गया, पवन हो गया। एक आप लिख सकते हो यहाँ पर बायोमास के बारे में। बायोमास के बारे में आप बताओगे कि इसमें जो है कौन आगे है, तो इसमें पंजाब आगे है, हरियाणा आगे है और उत्तर प्रदेश आगे है, ठीक है। तो पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों की स्थिति के बारे में कम से कम ये दो तीन जो है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोला जल विद्युत भी आप हेडिंग डाल करके उसके बारे में भी बता सकते हो, साथ ही साथ में आप बता सकते हो यहाँ पर बायोगैस के बारे में। इतनी चीजें जो है हम लोग बता देते हैं। ये लीजिए भाई, तो इनकी स्थिति के बारे में पता चल गया। इसके बाद में बात आती है क्षेत्रीय असंतुलन का, जो है उनकी चर्चा कीजिए। अब क्षेत्रीय संतुलन में कैसे, जैसे पहला क्षेत्र हम लोग हेडिंग डाल देते हैं उत्तर भारत। अब समझिएगा इसको हमें कैसे लिखना है। तो हम यहाँ पर, चूंकि मैं नीचे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूं तो मैं यहीं पर ही दोबारा से लिख करके बता रहा हूं कि अगला हेडिंग आ जाएगा क्या हमारा, क्षेत्रीय असंतुलन किस प्रकार से है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन, चलो तो पहला हेडिंग क्षेत्र और वहां पर क्या संभावना है क्या नहीं है। जैसे बात करते हैं हम लोग उत्तर भारत की। उत्तर भारत में आप गौर करेंगे कि सौर ऊर्जा और जल विद्युत इन दोनों की संभावना है। किसी की संभावना है, सौर ऊर्जा की और जल विद्युत की। और इनका विकास किस हिसाब से है, तो आप बिल्कुल बताओगे। पहला मैंने क्या बोला भाई, पहला हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया हमारा उत्तर भारत। और उत्तर भारत की स्थिति के को हम लोग अगर देखें तो हम यहां पर देखेंगे, यहां पर सौर ऊर्जा भी और साथ ही साथ में जल विद्युत की भी संभावना है, दोनों की संभावना है। विकास कैसा हुआ है, तो हाँ यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में विकास है और भी विकास हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर मध्यम विकास है और भी अभी संभावना है, हो रही है। राजस्थान में आप जानते हैं कि कई ऐसे जगह है जहां पर हम लोग सोलर सेल वगैरह बिछा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर और भी डैम वगैरह बनाए जा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बोलेंगे कि मध्यम विकास है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उत्तर भारत की स्थिति। यदि हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की स्थिति, तो दक्षिण भारत में क्या क्या संभावना है, तो यहां पर है हमारे पास में पवन ऊर्जा, पर्याप्त मात्रा में क्या है भाई, पवन ऊर्जा। दूसरा हेडिंग हम लोग डाल देते हैं क्या हमारा, पवन, सॉरी, यहां पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में क्या क्या संभावना है, तो सबसे ज्यादा हम लोग बोलेंगे यहां पर पवन ऊर्जा। और यहां पर अब कोयला या सौर ऊर्जा वगैरह तो नहीं, हाँ यहां पर मिल जाएगा क्या, परमाणु शक्ति यहां पर है। जैसे आप जानते हो केरल में जो है मोनोजॉइड बालू, वहां पर जो है थोरियम मौजूद है। हमारे पास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है पवन और परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। और ये जो है अभी फिलहाल अगर हम लोग अपना नया डेटा देखेंगे
तो आप जानते हो कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर भी विकास है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर भी हम देखते हैं ये भी विकसित क्षेत्र है। पवन ऊर्जा भी यहाँ पर, पवन चक्कियां भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। और परमाणु संयंत्र तो हमारे अब सेकंड और थर्ड जनरेशन के अब लगने चालू। तो ये हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत को अगर हम लोग अलग से देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है, तो पूर्वोत्तर भारत में संभावनाएं किसकी किसकी है? सबसे ज्यादा तो जल विद्युत की संभावना है। यहाँ पर क्या संभावना है भाई? हमारे पास जल विद्युत की संभावना है। अब जल विद्युत की संभावना यहाँ पर मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि यहाँ पर भूस्खलन वगैरह है ना, इसकी घटनाएं होती रहती हैं और सुदूर क्षेत्र में जो है विकास उतना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर हम बताएंगे कि अभी विकास की संभावनाएं यहाँ पर है, विकास की संभावनाएं यहाँ पर और ज्यादा है, संभावनाएं यहाँ पर मौजूद हैं अभी, और यहाँ से हम लोग ऊर्जा निकाल सकते हैं, ये हम बताएंगे। दूसरा फिर इसके बाद में हम बता सकते हैं पश्चिम भारत का क्या हालचाल है भाई। तो पश्चिम भारत में हम देखते हैं पश्चिम भारत में क्या कुछ हमारे पास में है। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे सौर ऊर्जा की यहाँ पर क्या है भाई, पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा। हमारे राजस्थान हो गया या हमारा पंजाब का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो हम देखते हैं बायोमास और सौर ऊर्जा, ये दोनों के दोनों, सौर ऊर्जा भी हम लोग लिखेंगे, बायो गैस भी हम लोग लिखेंगे, बायोमास ऊर्जा, ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। और ये भी अपने विकसित रूप में है, संभावनाएं और भी हैं, विकसित रूप में मौजूद है, ठीक ठाक यहाँ पर विकास जो है हो रहा है। इस तरीके से आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, ये जो मैं लिख रहा हूं ये बताने के लिए कि आप इसे इस प्रकार से बताएंगे कि क्षेत्रीय असंतुलन का परीक्षण करने बोला है, तो हाँ असंतुलन है हमारे उत्तर भारत में, जहां डिपेंडेंसी सौर और विद्युत में ज्यादा है। दक्षिण भारत में वहां पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा पर ज्यादा है। पूर्वोत्तर भारत में जल विद्युत पर ज्यादा है। पश्चिम भारत में हमारे सौर ऊर्जा पर, बायोगैस पर, इन पर ज्यादा डिपेंडेंसी है और इनके विकास की स्थिति भी अलग अलग है। तो हाँ बिल्कुल जो है हमारे क्षेत्रीय असंतुलन है। अब इस असंतुलन को समझते हुए, देश की आवश्यकता को समझते हुए हम बोलेंगे क्या, अच्छा मध्य को भी आप बता सकते हो कि मध्य भाग में हमारे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारा क्या झारखंड के क्षेत्र में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोयला है, पूरी डिपेंडेंसी कोयला में ही है। और यहाँ से दूसरे राज्यों को भी क्या है भाई, ऊर्जा जो है वो जो है भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आप जानते हो कि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है। आप लोग छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ते हो तो वहां पर पढ़ते भी हो मड़वा पावर प्लांट, जहां का डायरेक्ट सप्लाई कहाँ है भाई, तेलंगाना, इत्यादि प्रकार के उदाहरण आप पढ़ते रहते हैं। तो ये चीजें आप बताओगे कि किस किस क्षेत्र में किस पर हम डिपेंड कर रहे हैं, कौन से प्रकार के स्रोत पर, और उनकी अभी स्थिति क्या है, यही बताना था आपको क्षेत्रीय असंतुलन में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बिंदुवार आप लोग इस तरीके से इसका उत्तर लिख पाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल यहां से आप उत्तर इसको देखिएगा। आइए देखते हैं, पूछा गया है अल नीनो और ला नीना घटनाओं का भारतीय मानसून पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए, या इसी में अथवा में प्रश्न था कि हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया एवं भू आकृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का अधिकांश लोगों ने उत्तर वैसे हिमालय वाले का उत्तर ज्यादा दिया है। हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि अल नीनो और ला नीना घटनाओं का भारतीय मानसून पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट है अल नीना और ला नीना का। इसके लिए आप हमारे जो वीडियो कोर्स है उसमें जाकर के और डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। ध्यान से समझिएगा कि अल नीनो और ला नीना, इन दोनों के बारे में हमको समझना है। तो यहां पर जो है ध्यान से इन दोनों को समझ लेते हैं, ये दोनों घटनाएं क्या हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी बातें आप लोग को याद आ रही होंगी कि थोड़ी थोड़ी सी बातें आप लोग को याद आ रही होंगी अल नीना और ला नीना के लिए। सुनिएगा ध्यान से कि मकर रेखा में जब हम बात कर रहे हैं, कब की बात, दिसंबर की है। दिसंबर में, वो भी 22-23 से 25 दिसंबर के आसपास के काल में, इस दौरान जो हमारे सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, अर्थात जो पूरी सौरिक ऊर्जा है, सोलार एनर्जी है, वो कहां पहुंचती भाई, मकर रेखा में। कहां पहुंचती है, मकर रेखा में। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में जो है इस तरीके से सूर्य की
किरणों का, लंबवत किरणों का विचरण होता रहता है। और हम ये जान रहे हैं कि मकर रेखा में लगभग बात कब की भाई, हमारे दिसंबर में मकर रेखा में सौरिक ऊर्जा ज्यादा होती है। जब यहाँ पर सौरिक ऊर्जा ज्यादा होती है तो होता क्या है कि यह जो क्षेत्र है ये होने लगता है गर्म। अब मैं बात करूं अगर, तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका में क्षेत्र हम लोग देखेंगे पेरू। पेरू के पास के जो क्षेत्र है ये क्षेत्र होने लगते हैं क्या, गर्म। क्या होने लगता है, ये गर्म। और ये गर्म हो करके, और विशेष रूप से मैं हाईलाइट करूंगा 25 दिसंबर को। हम सब जान रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर सबसे छोटा दिन कब होता है, हमारा 22 दिसंबर। अर्थात ये वही 22 दिसंबर है जब दक्षिण क्षेत्र में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे ज्यादा गर्मी इस समय पड़ रही होती है। तो भयंकर गर्मी के कारण पेरू के क्षेत्र में 25 दिसंबर के समय हम बताते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र गर्म हो जाता है। अब ये गर्म हो रहा है, ऊपर से गर्म धाराएं आ रही हैं और नीचे से हमारे क्या है भाई, शीत लहरें आ रही होती हैं। और दोनों मिल करके समझो यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म, नीचे से थोड़े ठंडे जो है जल धाराएं आ रही हैं, यहाँ पर मिक्स होकर के ये जो है क्या करती है भाई, इस क्षेत्र में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, 7-8 डिग्री या उससे थोड़ा ज्यादा जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बढ़ जाता है। अब ये बढ़ने के कारण इन्हीं को याद रखिएगा, इसीलिए जो हमारा अल नीनो है ना, अल नीनो को बुखारी धारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बुखारी धारा। समझ रहे हैं आप लोग, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, बुखार आना क्या होता है, हम बोलते हैं बुखार आ गया, मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। और वही यहीं पर क्या है भाई, समुद्री जलधाराओं का भी क्या हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया। कारण आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो जलधारा का चूंकि टेम्परेचर राइज हो गया, इसलिए इसको बोले क्या हम लोग, बुखारी धारा। अब जो बुखारी धारा अर्थात अल नीनो, ये जो अल नीनो है ना, ये अल नीनो क्या हो रहा है भाई, ये जो है यहां से जो यहां से मूव करना चालू करेगा, इस ओर जो है ये आना चालू करेगा। मतलब ये आ रहा है किधर, इधर अपने से इस क्षेत्र से लेकर के इधर पश्चिम की तरफ ये बढ़ रहा है, साथ ही साथ ये उत्तर की ओर भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो है समुद्र की लंबवत किरणें अब ऊपर आएंगी। आपको पता है दिसंबर लास्ट हो गया, अब जो है जनवरी फरवरी मार्च में उसको फिर से भूमध्य रेखा में आ जाना है। ये जो है यहां से हम देखते हैं कि पार होते होते इस, जब कभी भी ये पार होते होते पूरे क्षेत्र को, अच्छा ये केवल भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं ऐसा नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित करता है। होता यह है कि ये इधर से आते आते इंडियन ओशन को करता है क्या, ये गर्म, इंडियन ओशन को कर देता है क्या, ये गर्म। अब एक मूलभूत बात आप लोग समझिएगा, वास्तव में भारतीय मानसून अच्छी कब होगी, ये बात भी हमको समझना जरूरी है। भारतीय मानसून के अच्छा होने के लिए, मानसून बहुत अच्छा होने के लिए, बहुत अच्छा होने के लिए ये जरूरी है कि हमारा जो स्थल भाग है वो ज्यादा से ज्यादा गर्म हो, और जो हमारा इंडियन ओशन है ये क्या हो भाई, ठंडा हो। जितना ज्यादा ये ठंडा रहेगा, स्थल भाग हमारा ज्यादा गर्म होगा, तब जाकर के क्या है भाई, मानसूनी पवनें, दक्षिण पश्चिम मानसून हमारी ओर बहुत अच्छे से आ पाएंगे। लेकिन अब इसमें समस्या क्या हो गई, समस्या ये है कि जो अल नीनो है, ये अल नीनो क्या करता है भाई, ये इंडियन ओशन को देखो ये गर्म करने लगता है। क्या करने लगता है, गर्म करने लगता है। तो कैसे प्रभावित करेगा, अब दोनों बातों को मिक्स कीजिए। हमने क्या बोला, भारतीय मानसून के लिए, भारत में जो प्रवेश करने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके स्ट्रांग होने के लिए जरूरी केस क्या था कि हिंद महासागर ठंडा रहे और हमारा जो स्थल भाग है वो ज्यादा गर्म रहे। लेकिन इस अल नीनो के कारण, अल नीनो जो कि दिसंबर में क्रिएट हुआ है पेरू में, क्यों, कैसे, क्या क्या हुआ है, ये सब मैं वीडियो लेक्चर्स में बताता हूं। उसको थोड़ा सा आप लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो ध्यान अच्छे से कीजिएगा। फिलहाल के लिए प्रभाव बताना है तो बिल्कुल हम बताएंगे कि ये जो अल नीनो है वो आकर के क्या कर देता है, इसको गर्म कर देता है। अब चूंकि ये गर्म कर देता है तो जो अल नीनो है कुल मिलाकर के भारतीय मानसून को कर देता है कमजोर। क्या करता है, ये कमजोर कर देता है किसको, भारतीय मानसून को। तो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित किया इसने, भारतीय मानसून को कर दिया इसने कमजोर। अब मानसून कमजोर हुआ, इसका मतलब क्या होगा भाई, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। आप लोग जान रहे होंगे 2 साल पहले जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, पता था कि अल नीनो आने वाला है और इसीलिए ही ये पहले ही तय कर दिया गया था कि भारत जो नॉन बासमती राइस है वो एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है। कुछ हद तक कुछ लोगों ने प्रेशर भी बनाया कि नहीं भाई आप लोग एक्सपोर्ट कीजिए, बाकी देशों को क्या होगा। हाँ तो भाई
मरने नहीं देंगे, हम लोग दान दे देते हैं भले ही, लेकिन हम अभी फिलहाल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हमको पता है अगले साल अल नीनो आने वाला है, और अगर अल नीनो आया तो फिर क्या होगा, फिर हमारी कृषि जो है वो कम होगी, और कम कृषि हुई उसके बाद में क्या होना है कि सूखे का केस या ये सब होगा, बाद में क्या होता है भाई, किसानों को नुकसान होता है, तो बाद में हमें ही खाद्यान्न ना खरीदना पड़ जाए। इसलिए हम पहले ही क्या कर लेते हैं, पहले ही हम लोगों ने क्या कर लिया था, नीति बना ली थी कि हाँ हम जो है अभी इस साल जो है निर्यात नहीं करेंगे। तो ये जो है मॉनसून के बारे में बोला गया कि भारतीय मॉनसून पर प्रभाव बताइए, तो वैसे तो इसका उत्तर एक लाइन में ये है कि अल नीनो भारतीय मॉनसून को कमजोर करता है, पहली बात। दूसरी बात, ला लीना क्या करता है तो ला लीना के बारे में बिल्कुल देखिएगा, यहां पर ये प्रशांत महासागर में, ये यहां पर पश्चिमी क्षेत्र से होकर के, पूर्वी क्षेत्र से होकर के पश्चिम की तरफ ये आया और ये मानसून को कमजोर किया था। ध्यान रखिएगा, जो ला लीना है, ला लीना भी प्रशांत महासागर में बन रहा है, यहाँ दक्षिण चीन सागर के ना, दक्षिण चीन सागर के आसपास यहां पर ला लीना का निर्माण होगा और ये इधर मूव करना चालू करेगा। ये कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। ये लो भाई, ये ठंडी जलधारा है, और ठंडी धारा होने के कारण ये क्या करता है भाई, ये जो है इंडियन ओशन को पूरा ठंडा करने का प्रयत्न करता है। और इसलिए ला लीना का प्रभाव क्या पड़ता है, तो ला लीना भारतीय मानसून को मजबूत करता है। भारतीय मानसून को क्या करता है, ये मजबूत करता है। अर्थात जब भी लालीना होगा, लालीना की घटना जब हमको सुनने मिले तो समझ जाना कि उस साल वर्षा अच्छी होगी। अच्छी वर्षा होगी तो हमारे जो जितने भी हमारे भंडार हैं, जल भंडार हैं, जो डैम बने हुए हैं, वहां पर जल संरक्षण हो पाएगा अच्छे से, हमारी भूमिगत जल की भी स्थिति जो है सुधरेगी। तो ये जो है दोनों का प्रभाव जस्ट विपरीत रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखना। और एक बात ये भी ध्यान रखना, जिस साल अल नीनो आया उसके अगले साल जो है ला लीना का आगमन होता ही है। तो प्रकृति आपस में इसको बैलेंस करके चल रही होती है। तो एक लाइन में आंसर हम लोग क्या बोलेंगे कि अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, और दूसरा ला लीना क्या करते हैं भाई, ला लीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है। लेकिन इसको बताने के लिए अब यहां से आपको समझना है कि आपको जो है थोड़ा सा जो हमारा वॉकर सर्कुलेशन है वो आप बताएंगे, मानचित्र थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद में भारतीय मानसून के कंडीशंस को आप बता देंगे कि हमारे मानसून के लिए अच्छी स्थिति क्या होती है। इन सब बातों को बताते हुए आप इसके प्रभाव को स्पष्ट करेंगे। क्या प्रभाव पड़ा केवल यही नहीं बताना है, पूरा स्पष्ट करना है। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पूरा समझाया गया है, अल नीनो के बारे में बता करके, ला लीना के बारे में बता करके, ये डायग्राम के सहारे जो है आप बताओगे कि किस तरीके से गर्म हवाएं कहाँ से जा रही हैं, ठंडी हवाएं कहाँ से जा रही हैं, पूरी ये संरचना बताते हुए आप ये आंसर करेंगे। ठीक है बात, जितना ज्यादा हो सके अगर आप अच्छा चित्र बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है ऐसा जो है एयर सर्कुलेशन बना करके या वाटर सर्कुलेशन बता करके आप जो है पूरा क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है बात, 10 नंबर का ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न इसी में है, हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया और भू आकृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आंसर आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और सब के सब कुछ और नहीं तो चैप्टर 3 बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े रहते हैं, और उसी का नतीजा है कि ये जो है आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, कई लोग जो है इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं किए हैं, इसलिए नंबर कम मिला है। देखिएगा, पहली बात क्या बोल दिया गया भाई, हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया। अब हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में 2 सिद्धांत जो हैं ज्यादा माने जाते हैं, जिसमें से एक ही सर्वमान्य है, ज्यादा है। अगर आप लोगों ने हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी समझाया है तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप दोनों ही बता सकते हो। एक तो कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, और दूसरा जो है हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसके बारे में आप क्या बताओगे, जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, आप हेडिंग डाल करके बता दोगे कि इन्होंने बताया था कि भूसन्नतियां जो हैं वो पर्वतों का पालना कहलाएंगी। पर्वतों का पालना, जैसे 2 ऐसे लैंड मास है और बीच में जो है क्या है, समुद्र। जैसे हमारा यहाँ पर जो हमारा अभी भारत का जो भाग है, उस समय हम लोग कहते हैं कि इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, और इधर में क्या हो गया हमारा यूरेशियन प्लेट, और इनके बीच में टेथिस सागर। तो दोनों ओर से, इधर से भी समुद्र में जो है नदियां गिर रही हैं, इधर से भी जो नदियां हैं वो समुद्र में गिर रही हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में जब ये नदियां ला करके गाद जमा करते जाएंगी तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। इधर से भी पूरा पानी आ रहा है, इसमें इधर से भी आ रहा है, और धीरे धीरे जो एक गड्ढा था वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा भाई, भरते चला जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, जब इन दोनों में टकराव होगा
तो नीचे में जैसे जैसे गाद के कारण जैसे जैसे यहाँ पर डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्या होगा भाई, इन दोनों ही जो क्षेत्र है ये दोनों आपस में टकराएंगे भविष्य में। जैसे इन दोनों में टकराव हुआ, टकराव के कारण बीच का जो क्षेत्र है, ये जो बीच का जो क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र में तो बनेगा या तो पठार, या तो मैदान, या तो झील। लेकिन इन दोनों के तरफ में कुछ न कुछ क्या होंगे भाई, मोड़दार पर्वत बनेंगे। ऐसा कहना था कोबर का। किनका कहना था ऐसा? कोबर का। लेकिन खैर ठीक है, आप सीधे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर भी जा सकते हो। आप सब जानते हैं अल्फ्रेड वेगनर जी को। अल्फ्रेड वेगनर जिन्होंने बताया था कि आज जो हमारे 7 महाद्वीप दिख रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि अब 8 महाद्वीप हैं। जीलैंडिया जो हमारा न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र है, उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को मिलाकर के जीलैंडिया कह रहे हैं। लेकिन जिस समय अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था तो वो 7 महाद्वीप थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो ये हमारे महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप किसी टाइम पर एक ही भूभाग थे और उनका नाम क्या था भाई? पेंजिया। क्या बता दिया? पेंजिया। आप आज भी मानचित्र देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो साउथ अमेरिका है वो अफ्रीका में जाकर के फिट होता हुआ दिखाई देगा। आप सब जानते हो इंडिया कैसे जो है वो टूट करके जो है निकला अफ्रीका से और आकर के जो है यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराया। वैसे ही अभी सोमालियन प्लेट भी टूट रहा है और उसके भी कुछ वीडियोज वगैरह दिख रहे हैं आपको। भविष्यवाणी भी की जा रही है कि वो इंडिया में ही आकर के टकराएगा। मतलब जैसे मूव किया था इंडिया, वैसे ही फिर से सोमालियन प्लेट भी मूव करके आके टकराएगा। वैसे ही टकराव के कारण हम देखते हैं, उस टकराव के कारण जो है यहां हमारा इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, ऊपर यूरेशियन प्लेट और 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से आकर के ये आकर के टकराया। ये जो है यहां पर हम देखते हैं ऐसा कि इधर कहीं पर ये हमारा इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट ये ऊपर में है और यूरेशियन प्लेट से ये जो हमारा इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है ये जा करके टकराएगा। इसकी स्पीड उस समय थी 20 सेंटीमीटर पर ईयर के लगभग, बहुत ज्यादा होती है स्पीड, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जा करके टकराए, टकराव के कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। प्लेटों के टकराव के कारण ये हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय जो बना, तो बिल्कुल ये आकृति आप लोग को बना लेनी चाहिए यहाँ पर कि हिमालय निर्माण की जो प्रक्रिया है इसके थ्रू क्या क्या बना। तो हम बताएंगे, एक तो बना ये क्यूनलून पर्वत, फिर जो है पामीर का पठार, फिर हमारा ट्रांस हिमालय, पुराना हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय, फिर हमारा मध्य हिमालय और फिर हमारा शिवालिक ये क्षेत्र। क्यूनलून पर्वत जो हमारा हिस्सा नहीं है, चीन की तरफ ये देख लो, क्यूनलून पर्वत हमारा बन गया। पामीर का पठार या तिब्बत का पठार हम लोग कहते हैं। देखो तिब्बत का पठार, यही बात कोबर भैया ने भी बोला था कि बीच में पठार वगैरह कुछ बनेगा। फिर हम देखते हैं एक आ जाता है क्या हमारा ट्रांस हिमालय, एक आ जाता है क्या हमारा वृहद हिमालय या इसी को कहते हैं हम लोग हिमाद्री, महान हिमालय, मुख्य हिमालय। फिर हम लोग कहते हैं क्या लघु हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय कहते हैं या इसको हिमाचल कहते हैं। फिर आ जाता है क्या हमारा शिवालिक। क्या गया हमारा शिवालिक। तो बिल्कुल जो है इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हिमालय की जो संरचना है वो इस प्रकार से तैयार हुई। ठीक है बात। इसी को बताते हुए आप भू आकृतिक विशेषताओं पर जा सकते हैं कि हिमालय की भू आकृतिक विशेषताएं कैसी हैं। तो आप बताओगे हिमालय को हम जो है मुख्य रूप से ऐसे 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। पहला लेयर क्या है हमारा वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय के बारे में बताओगे, इसी को मुख्य हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं। इसी का विस्तार जो है नंगा पर्वत से नामचा बरुआ पर्वत तक है। लघु हिमालय या इसी को हिमाचल कहते हैं, इसी को हम लोग मध्य हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय, इसी को हम लोग बाह्य हिमालय कहते हैं। इनके मध्य की संरचना के बारे में आप बता सकते हैं। क्या संरचना बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है सचर जोन है, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है। इसके बारे में आप बता सकते हैं। ये बताने के बाद एक एक करके इनमें जो है विशेष बातें आप बताएंगे। भू आकृतिक विशेषता बोल रहा है ना, तो यहां पर आप कुछ विशेष चोटियों के बारे में बता सकते हैं। इनकी विशेष चोटियां, जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारा माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी
ट्रांस हिमालय में मौजूद है, नाम है उसका क्या, K2 8611 मीटर, ठीक है। या हिमालय में अगर कहा जाए तो वो है हमारी कंचनजंगा, कंचनजंगा 8598 मीटर। तो कुछ ऊंची ऊंची चोटियों के नाम आप बता सकते हो। बृहद हिमालय में तो बहुत सारे ऐसी ऊंची चोटियां हैं, मकालू है, मनसालू है, गौरी शंकर, ठीक है। इसके अलावा अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, बंदरपूंछ, जितना आप जो है बता पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे आप बता सकते हैं। क्लियर है बात। इसके अलावा हम देखते हैं कि चोटियों के अलावा हम बता सकते हैं यहाँ पर विशेष दर्रे, ठीक है। यहाँ पर हम बता सकते हैं क्या, दर्रों के बारे में हम लोग बता सकते हैं, या यहाँ पर कुछ विशेष घाटियां बता सकते हैं। दर्रे हम लोग चालू कर सकते हैं। देखो दर्रे आप ट्रांस हिमालय के भी बता सकते हो। ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय से लेकर के पूरा मतलब लद्दाख से लेकर के आप पूरा बता सकते हो, जितने भी आप याद रख सको अरुणाचल प्रदेश तक। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं ट्रांस हिमालय में अघील, काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, थांगला, या फिर हमारा जोजिला। फिर हम जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको दिखाई देगा बुर्जिला हो गया, या फिर हमारा पीर पंजाल का क्षेत्र हो गया, बनिहाल हो गया। फिर हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला है, शिव किला है, रोहतांग है। उत्तराखंड में मानाला, नीतीला, लिपुलेख, मुलिंग। या फिर सिक्किम में हम जाएंगे तो वहां पर है हमारे पास में दर्रों में नाथुला, जेलेपला, डोंकिया। या अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे, वहां पर हमको दिखाई देगा बुमला, बोमडीला, कागरीकलपोला, याग्याप, दीफू, पांगसाउ, लिखापानी। मणिपुर में हमारा तुजू। इनमें से जो भी दर्रे आप याद कर सको आप बिल्कुल बताओगे। भूआकृतिक संरचनाओं के बारे में बताना है तो आप दर्रे बताओगे। आप कुछ विशेष घाटियां बताओगे। जम्मू कश्मीर में हमारा मरखा घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी, कश्मीर घाटी आप बताओगे कश्मीर में, ठीक है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में खूब सारे घाटियां हैं हमारे, लाहौल, स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, कई सारे बता सकते हो। विशेष उत्तराखंड में फूलों की घाटी आप बता सकते हो। आप न्योरा घाटी सिक्किम बता सकते हैं, सॉरी न्योरा घाटी हमारा पश्चिम बंगाल। या फिर आप युथांग बता सकते हो हमारे सिक्किम में। जुकू घाटी आप बता सकते हैं नागालैंड में। तो ऐसे जो है हमारे पास में दर्रे हैं, घाटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। ऐसी सारी भू आकृतिक विशेषताओं के बारे में हम बताएंगे हिमालय के। यहाँ पर कुछ विशेष हम लोग, हाँ, ग्लेशियर्स बिल्कुल बताएंगे हम लोग। ग्लेशियर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्लेशियर में सबसे प्रमुख हिमालय में हम लोग बताएंगे गंगोत्री हो गई, यमुनोत्री हो गई। बंदरपूंछ में यमुनोत्री, यमुना नदी निकल रही है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो हमारे गंगोत्री है वहां से निकल रही क्या हमारी भागीरथी। या फिर हम देखते हैं सतोपथ हिमानी बद्रीनाथ में सतोपथ हिमानी वहां से निकल रही है। विष्णु गंगा और धौली गंगा, यही दोनों नदियां मिलकर अलकनंदा बनाती हैं। वही अलकनंदा और भागीरथी मिल करके फिर गंगा नदी बनाती है। मिलाम ग्लेशियर, काली नदी निकल रही है। या हम देखते हैं जेमू ग्लेशियर जहां तीस्ता नदी निकल रही है। तो ऐसे तमाम जो है ग्लेशियर्स के बारे में बता सकते हो। कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, आपको उसमें से थोड़ा सा छांट करके लिखना है। तो हमारा ये प्रश्न भी दो भागों में बटा हुआ है, हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया और बाद में उसके भू आकृतिक विशेषताएं। जिसने इसको अच्छे से बैलेंस करके लिखा है उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं। 10 नंबर की बात थी, आपको 6 नंबर 7 नंबर तक भी मिला है और ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये नहीं उठा 10 में 10 मिल जाए। तो इस तरीके से जो है ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसका कि बनाने का कुछ तरीका जो है आपको यहाँ पर बताया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल जो है ये PDF डाउनलोड करके रखिएगा अपने पास में। आप लोगों को शेयर किया भी जा चुका है, और अगर नहीं देखे तो टेलीग्राम में जाकर के देखिएगा, वहां मिलेगा आपको। न केवल ये हिंदी में, मैं अभी तक हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा था और वो दिखा रहा था, लेकिन ये आपको इंग्लिश में भी ये पूरा रिटर्न वर्क मिलेगा। तो ये जो है आप बिल्कुल लेकर के जो है यहाँ से सॉल्व करना चालू कीजिए। यदि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं, आपको यदि मेंस करना है तो बिल्कुल ध्यान रखिए, आप एकदम मार्च अप्रैल का इंतजार मत कीजिए, अभी से ही भिड़िए। यदि एक बार भी आपने ढंग से मेंस की पढ़ाई कर ली है तो टेस्ट दिलाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल टेस्ट दिलाते रहिए। ये पूरा आपको इंग्लिश में भी इस तरीके का रिटर्न वर्क मिलेगा, इसको जो है बिल्कुल आप बना सकते हैं, ठीक है बात। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करते हैं। अगले सेशन के लिए फिर हम लोग मुलाकात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।